बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं माया खान और मैं हूं शाहजेब अहमद। गुड मॉर्निंग के साथ आप देख रहे हैं सबसरे पाकिस्तान, हम दोनों के साथ बराह रास्त 92 न्यूज पर। और बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन के जो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं वो शाहजेब हम लोग बात भी कर रहे थे थोड़ी देर पहले प्रोग्राम के स्टार्ट से पहले। शाहजेब, अगर ये कहना गलत नहीं होगा आपकी नजर में क्या कि दो तरह के लोग जो हैं इस वक्त बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हैं। एक वो जो कहते हैं कि भाई फिर वोट करने की जरूरत ही क्या है, फिर वोट तो करवाओ ही नहीं। दूसरी तरफ जो उनके ऑपोजिट सोच रखने वाले लोग हैं, नजरियाती बात कर रही हूँ, जो नजरिया रखते हैं कि भाई ठीक अच्छा फैसला हुआ, सही फैसला हुआ, लेकिन फिर वो नजर आता है कि अब अदालतें अच्छी हो गई हैं जिनसे कल तक शिकायत थी। ये बड़ा प्रॉब्लम है कि जिसकी फेवर में रिजल्ट आता है या फैसला आता है वही उनकी फेवर में हो जाते हैं। लेकिन खैर इत्तेहादी हुकूमत ने बाकायदा तौर पर यह फैसला कर लिया है कि अब ना असम्बलियां तहलील हो रही हैं और ना ही इलेक्शंस हो रहे हैं। वफाकी हुकूमत 2023 तक जो अपनी मुद्दत है वो पूरी करेगी और कोशिश भी करेगी। इतनी तमाम कोशिशें खासतौर पर मईशत के हवाले से बड़े चैलेंजेस हैं इस वक्त, तो उससे निपटने के लिए भी कोशिशें करेगी। साथ में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जो इजलास हुआ उसमें इमरान खान का फौरी इलेक्शन का मुतालबा जो है वो मुस्तरद कर दिया गया है। अब कोई फौरी इलेक्शन नहीं होंगे। कोशिश की जाएगी नून लीग की जानिब से कि ये जो इत्तेहादी हुकूमत उन्होंने बनाई है ये 2023 तक चलती रहेगी। अब अगर हम बात करें सुबनामा में आगे उन मुनहरिफ अरकान का जिनके बारे में बहुत ज्यादा हमने उनको देखा भी, उनके फिटिशेस भी हम देख रहे थे और उनकी नाराजगियां भी हम देख रहे थे, लेकिन उस वक्त तक ये था कि इमरान खान साहब कह रहे थे कि भाई अभी भी वापस लौट आओ, मैं कुछ नहीं कहूंगा, अभी भी हमारे पास टाइम है, लेकिन उन लोगों ने वापसी नहीं की। लेकिन उसके बाद अब रिजल्ट क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया? बिल्कुल, अब रिजल्ट ये हुआ है कि उनका वोट शुमार नहीं होगा, लेकिन उनकी नाअहली भी ताहयात नहीं होगी। ये जो फैसला है वो आ चुका है। आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए जो सदारती रेफरेंस दायर किया गया था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो राय है वो दे दी है। लेकिन अभी भी आपको ये बताएं कि मुनहरिफ अरकान की नाअहली के लिए कानून साजी पार्लियामान का इख्तियार है और साथ में जो अदालती फैसले से मुनहरिफ अरकान जो है वो ताहयात नाअहली से तो बच गए हैं, लेकिन दूसरी जानब हम ये देख रहे हैं जो इलेक्शन कमीशन है अब उनका जो फैसला है वो महफूज कर लिया गया है। वो भी जल्द फैसला सुनाएंगे, तो वो क्या फैसला करते हैं ये भी बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और साथ साथ हमदा शहबाज जो है अचकन इस तरह उतार दें, अब तो मुर्गी की कीमतें भी नीचे आ गई हैं। और साथ साथ ये भी कहा कि आवाम से अपील की कि तैयार रहें। और ये इमरान खान साहब की बात करें, उन्होंने कहा बहुत वो खुश भी हैं। उन्होंने कहा इस्लामाबाद की तरफ मार्च मई में ही होगा, यानी कि अगर आज 18 मार्च है और मई में भी ही होगा तो इसका मतलब है आधे से ज्यादा मई जो है वो अभी नहीं है, आधे से भी कम मई रह गया है। खैर आगे बढ़ते, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने मौजूदा सूरत हाल पर कानूनी माहिरीन से मुशावरत जो है वो की है। उनका जो आपस में उनकी एडवाइजरी जो है उस वक्त ऑन है कि उन्होंने कहा कानूनी माहिरीन ने इलेक्शन कमीशन के फैसले का इंतजार करने का। लेकिन जो मुशावरत है ना वो जो है ना उस्मान बुज़दार साहब, उन्होंने जो साबिक वज़ीर आला हैं उन्होंने भी मुशावरत की है कानूनी माहिरीन से। तो जो दोनों हैं वो इस वक्त कानूनी माहिरीन से मुशावरत कर रहे हैं। और काफ लीग और तहरीक इंसाफ जो है खासतौर पर उन्होंने वज़ीर आला का इंतखाब अदालत में चैलेंज करने का भी फैसला कर लिया है। इसको चैलेंज किया जाएगा और मुशावरतें इस वक्त हो रही हैं, तो देखते हैं कि आगे मुस्तकबिल में क्या होता है। साथ में आपको ये बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज मईशत का और उसके लिए मुज़ाकरात, उसके लिए शराइत, इन सब पर आज हम बात भी करेंगे कि कर्ज प्रोग्राम के लिए जो पाकिस्तान है उसके IMF के से मुज़ाकरात जो हैं वो आज से दोहा में शुरू होंगे, जो कि जारी रहेंगे 25 मई तक मुज़ाकरात चलेंगे। और देखें इसमें क्या सख्त शराइत सामने आती हैं, इसमें क्या फैसला होता है, इसमें क्या पाकिस्तान को किस किस्म का पैकेज मिलता है, क्या पाकिस्तान को इससे कोई रिलीफ मिलेगा मईशत में, क्या कोई सपोर्ट मिलेगी नहीं मिलेगी, ये हम देखेंगे। मैं कल ही पढ़ रही थी उन ममालिक के बारे में जो इस वक्त जो है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज या इकोनॉमिकली कमजोर कंट्रीज जो हैं वो या IMF से जिन्होंने जो है वो कर्जे लिए हुए हैं, तो उसमें बड़ी सदर्न जो है वो यूरोप साइड की भी कंट्रीज आ रही थी। एंड आई वाज लाइक कि यार वाकई में अभी भी बहुत सारे ममालिक, हम अकेले नहीं हैं, बहुत सारे ममालिक हैं जो इस वक्त कर्ज तले दबे हुए हैं और वो इस वक्त अब यूरोप में हो, कहीं कोविड के बाद काफी ममालिक को ये चैलेंजेस रहे हैं। और आलमी सतह पर हमने देखा है कि कीमतें भी बहुत ऊपर गई हैं, चाहे वो हम जिस तरह से हम रोजाना की बुनियाद पर बात भी करते हैं कि ऑयल प्राइसेस जब इतनी ऊपर गई हैं आलमी सतह पर तो फिर ज़ाहिर उसका इम्पैक्ट जो है मुख्तलिफ ममालिक पर आता है, पाकिस्तान पर भी आया। लेकिन ज़ाहिर है जिनकी मईशत ऑलरेडी कमजोर है उनके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, जो कि जिनके मुख्तलिफ सेक्टर्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो
सरवाइव कर गए, लेकिन पाकिस्तान और जैसे कि हम श्रीलंका की बात भी आपको बताते रहे, आज भी हम जिक्र करेंगे श्रीलंका में बेसिकली हुआ क्या है। तो ये जो मामलात हैं, जो इस किस्म के ममालिक हैं, उनके लिए नुकसान बढ़ जाता है, क्योंकि उनकी ऑलरेडी मैशत इतनी कमजोर होती है, ऑलरेडी वो कर्जों में डूबे होते हैं, तो वो सर्वाइव करना काफी मुश्किल है। अनफॉर्चुनेट, बट इंशाल्लाह उस पर भी बात करेंगे। इंपोर्टेड हुकूमत से मुल्क नहीं चल रहा है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बड़े फैसले हो रहे हैं। शेख रशीद साहब ने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत में ठूट फूट शुरू हो गई है, वो आपस में जो है उनके डिसएग्रीमेंट स्टार्ट हो गए। फवाद चौधरी बोले तहरीक इंसाफ के एतमाद के बगैर कोई निगरां हुकूमत नहीं हो सकती, और उन्होंने कहा साथ साथ के तहरीक इंसाफ को एतमाद में लेना जरूरी है। और एकदम से अच्छा फिर वो बात आई कि जी सुप्रीम कोर्ट से मशवरा किया, राय ली गई। आप भी कोई सियासतदान लग रही है ना, मैं उनके एक्सप्रेशन, आपके बयानात में जो ना, आपकी स्टेटमेंट्स में वो सियासत का एक रंग आ रहा है। मैं एक्चुअली जब इन लोगों के बयानात देखी थी तो वो एक्सप्रेशन भी देखी थी मैं साथ में, कि वो किस तरीके से अग्रेसिवली आ रहे थे और अपफ्रंट होके। आपका प्लान तो नहीं सियासत में आने का? नहीं बॉस, मेरा कोई, वो अब्बा ने कर लिया, मैंने नहीं जाना, अब्बा थे सियासतदान। बट देन अगेन मैंने कल भी देखा कि उन्होंने, फवाद चौधरी ने कहा कि अदालत से राय नहीं, अदालत का हुक्म होता है, अदालत का फैसला होता है, तो इसको राय ना समझा जाए। राय में उन्होंने कहा जरूर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है, राय नहीं होता। और जनाब, मुल्क में शदीद गर्मी की वजह से शाहजेब आपको मालूम है काफी जगहों पे, स्पेशली इस्लामाबाद, रावलपिंडी की बात करें, वहां पर स्कूल्स का जो है वो कहीं छुट्टियों का ऐलान करने का प्लान हो रहा है। दे देनी चाहिए, इतनी गर्मी है, बच्चे बेचारे इतनी मुश्किल से इस गर्मी में जा रहे हैं, एग्जाम चल रहे हैं, बच्चों का बुरा हाल हुआ है। तो ऐसे में मेरे ख्याल में जब आपको पता हो कि मौसम इतना चेंज हो गया है, सारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि गर्मी इस दफा जल्दी आ गई है, हीट वेव चल रही है, तो ऐसे में बच्चों का स्कूल जाना भी मुनासिब नहीं है। कोशिश यही करनी चाहिए कि उनको इतना रिलीफ दिया जाए कि जब भी शदीद, पता नहीं, तो हम फैसले चेंज क्यों नहीं करते। एक चीज सेट हो गई ना कि जून में छुट्टियां देनी है, तो सारी जिंदगी सेट रहेगी। हालांकि जब आपको पता है कि गर्मी अभी मई में इतनी बढ़ गई है और इतनी ज्यादा बढ़ गई हीट वेव का, आपको इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को आप छुट्टियां दें। सर वही वाली बात हो गई ना, दो नजरिए हैं, वो इधर भी दो नजरिए हैं। एक वो नजरिया नहीं जो पहले से चला आ रहा है वही चलता रहेगा, फिर दूसरा नजरिया भाई दुनिया चेंज हो रही है, आपको भी इवॉल्व होने की जरूरत है, फैसले करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सही टाइम पे इवॉल्व करना बहुत जरूरी है। और कुछ जगहों पे तो ऐसा भी है कि 8 से 11 बजे तक का दौरानिया स्कूल सा कर दिया कि बहुत अच्छी बात है। शाहजेब ने बिल्कुल सही कहा, और दे देना चाहिए। बहुत गर्मी है, सख्त गर्मी में कल ही मेरे भतीजे जो है वो उनके एग्जाम्स हो रहे हैं, तो वो 12:45 बजे वो घर आ रहे थे और उन्होंने अपनी किताबें, टाइम होता है वो गर्मी का, उन्होंने किताबें सर पे रखी हुई थी। तो एक बच्चा नहीं है, न जाने कितने बच्चे जो हीट वेव में जो एग्जाम्स देने जा रहे हैं। सीरियसली पूरे पाकिस्तान में पहला जो हमारा सेगमेंट है वो है पॉलिटिकल राउंड अप, और क्यों ना हो शाहजेब, क्योंकि अब तो पॉलिटिकल सिनेरियो। बिल्कुल, सबसे पहले जैसे कि हमने आर्टिकल 63 की तशरीह के हवाले से जिक्र किया, सदारती रेफरेंस दायर किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपनी राय दी है, वाजे किया है कि 63A को अकेले नहीं पढ़ा जाएगा, मुनरिफ अरकान जो है उनका वोट शुमार नहीं होगा, लेकिन वो ताहयात नाअहल भी नहीं होंगे। साथ में आपको ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन में भी नाअहली से मुतालिक जो फैसला आज सुनाना था, उसकी भी जो कॉज लिस्ट है वो तब्दील हो गई है। पहले फरीकैन को नोटिस जारी किए जाएंगे। अब पंजाब में भी वज़ीर आला का मुस्तकबिल क्या होगा, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वहां पर ही मुशावरतें की जा रही हैं। हम देख रहे हैं साबिक वज़ीर आला भी मुशावरत कर रहे हैं कानूनी माहिरीन से, और जो इस वक्त हमजा शहबाज साहब है वो भी कानूनी माहिरीन से मुशावरत कर रहे हैं। तो वहां भी अभी हमें देखना है कि क्या होगा मुस्तकबिल में, क्या होगा, हमजा ही कुर्सी संभालेंगे या फिर कोई PTI के हाथ में कुर्सी जा सकती है, वो खिलाड़ी एक बार फिर बन सकते हैं। तो ये सब कुछ हमें देखना है। कानूनी माहिरीन की मुशावरत जो इस वक्त जिनसे हो रही है, हमें कानूनी माहिरीन से भी जानना चाहिए कि बेसिकली इस वक्त हो क्या रहा है या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या हो सकता है। बिल्कुल, और उससे पहले कि हम कैसे तरफ जाएं, मुझे ये लगता है कि सूबा सबसे ज्यादा अफेक्ट हो रहा है, सबसे ज्यादा जो फेस कर रहा है, सबसे ज्यादा जो शिकार हो रहा है या विक्टिम हो रहा है, वो सूबा है जिसका वजीरे जो है वो अभी तक हुआ ही नहीं है, जो मिनिस्टर है उनका फाइनल। सो वी हैव हैदर भाई टुडे। बिल्कुल, हमारे साथ हैदर भाई साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। हैदर भाई साहब अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहेंगे आपको सबसे पहले पाकिस्तान में। हैदर साहब, बहुत ही बेयकीनी की कैफियत हम देख रहे हैं मुसलसल, और इस अदालती फैसले के बाद आप क्या समझते हैं कि हमजा शहबाज का वजीर आला रहना मुमकिन है, पॉसिबल है? देखें, मुमकिन तो बिल्कुल है, मुश्किल हो गया है बेशक। पहला जो मरहला है कि अब ECP में जो फैसला आना है उसमें यह तयन किया जाएगा कि क्या जो ये डिसिडेंट PTI के वोटर हैं, ये क्या वाकई डिसिडेंट थे, इनको क्या नोटिस और डायरेक्शन पार्टी का अनएम्बिगुअस और क्लियर तरीके से पहुंचाया गया था कि आपने हमजा शहबाज को नहीं, आपने परवेज इलाही को वोट डालना है। अगर तो ये नोटिस उनको कानून के मुताबिक जो है वो मिल गया था और पार्टी डायरेक्शन उनके लिए बिल्कुल वाज़ेह थी, तो अगर उस सूरत में उन्होंने फिर भी हमजा शहबाज को जिन्होंने वोट दिया है, तो वो वोट फिर काउंट नहीं होंगे, और वो वोट जो है उनकी तादाद जो है वो सबट्रैक्ट यानी कि
माइनस कर दी जाएगी हमजा शहबाज की वोट टैली से, और फिर अगर 186 का जो मेजॉरिटी का मैजिक फिगर है वो अगर फिर मीट नहीं होगा तो उस सूरत में हमजा शहबाज जो है वो फिर से इलेक्शन लड़ेंगे, और वो इलेक्शन जो होगा उसमें क्योंकि दोनों मेजॉरिटी नहीं ले पाएंगे तो जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो हुकूमत बनाएगा। और बेशक के इसमें एक कदगन सिर्फ ये रहेगा कि अगर हमजा शहबाज 186 की मेजॉरिटी के बगैर हुकूमत फिर बनाते हैं बाय वर्च्यू ऑफ गेटिंग मोर वोट्स एंड परवेज इलाही, तो वो कानून साजी की मेजॉरिटी नहीं रखेंगे लेकिन हुकूमत बहरहाल बना सकेंगे। तो ये दो सिनारियो हैं, एक तो अगर नोटिस की रिक्वायरमेंट जो पार्टी लाइन की डायरेक्शन है, ईसीपी अगर ये तयन करता है कि वो क्लियर नहीं थी तो फिर सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी ओपिनियन या फैसला जो है वो लागू ही नहीं होगा, बिकॉज फिर इनको डिसिडेंट समझा ही नहीं जा सकेगा और उनके हमजा शहबाज को वोट देने के अमल को एक्ट ऑफ डिसलॉयल्टी या डिफेक्शन करार नहीं दिया जा सकेगा। अगर दिया जा सकेगा तो वो फिर भी ज्यादा वोट लेके एक नए इलेक्शन में हमजा शहबाज फिर से वजीर आला बन सकते हैं। तो ज्यादा चांस तो यही है कि सरवाइव कर जाएंगे हमजा शहबाज इस सूरत। अच्छा, मैं ये सोच रही थी हैदर भाई जी, तो हैदर भाई मैं ये सोच रही थी कि एक आम आदमी अगर इस वक्त आपको सुन रहा है तो वो किस तरह सिचुएशन को समझे, बिकॉज कल की सिचुएशन के बाद एक आम आदमी बड़ा कंफ्यूज हो गया, स्पेशली पंजाब की आवाम। तो उनके लिए किस तरह का उनको लगता है कि जनाब इमरान खान साहब जो है जो खुश हैं इस वक्त उनकी खुशी बरकरार रहेगी या जो है पासा पलट सकता है? देखिए मेरे ख्याल से हमजा शहबाज जो है वो सरवाइव कर जाएंगे, क्योंकि या तो डिसिडेंट्स को डिसिडेंट ना समझते हुए सुप्रीम कोर्ट का फैसला उन पर लागू ही नहीं किया जाएगा और उनके वोट काउंट किए जाएंगे, और या तो फिर उनको उनके वोट काउंट नहीं किए जाएंगे, उन्हें डिसिडेंट समझा जाएगा, लेकिन बावजूद इसके नए इलेक्शन में एक वोट ज्यादा लेने की बेसिस पे भी वजीर आला हमजा शहबाज बन जाएंगे। तो ज्यादा चांस मुझे आसान जबान में लगता है कि हमजा शहबाज ही रहेंगे वजीर आला। अच्छा, अब आपको लग रहा है, बस ये बताइएगा हैदर भाई साथ साथ कि ये उड़ती खबर आई है क्या नून लीग ज्वाइन कर लेंगे लोग या उनके नंबर्स जो हैं वो नून लीगी में ऐड हो जाएंगे, कुछ ऐसा सिनेरियो बनने की कोई उम्मीद है? नहीं, देखें नून लीग वो ज्वाइन करें या ना करें, वोट जो उनका पड़ चुका है वो काउंट होगा या नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से हिट होगा या नहीं होगा, ईसीपी ने पहले ये फैसला करना है। वो कल को नून लीग को अगर ज्वाइन भी करते हैं तो उस सूरत में जो है वो उनका जो वोट है, जो वो वोट डाल चुके हैं, क्या वो हमजा शहबाज के लिए काउंट होना चाहिए या नहीं, पहले इस पे फैसला होगा। और अगर उनका वोट काउंट होगा अगर उनका वोट काउंट होगा तो वो इसी सूरत में होगा कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट उन पर लागू नहीं होती, क्योंकि उन्होंने वो मुनारिफ है ही नहीं, क्योंकि उन्हें नोटिस पार्टी लाइन का था ही नहीं कि हमजा शहबाज को आपने वोट नहीं डालना है, परवेज इलाही को डालना है। तो ये कहना कि वो नून लीग जो वो बाद की बात है वो कर लें ज्वाइन, लेकिन वो जब भी करेंगे तो फिर उस सूरत में वो डी सीट पहले होंगे, वो नया इलेक्शन। हैदर भाई साहब जी हैदर भाई साहब, जिस तरीके से हम इस वक्त मुल्क के हालात देख रहे हैं, चाहे वो मईशत के हालात हों या साथ में खान साहब जिस तरीके से अपने जलसे कर रहे हैं और आगे कॉल देने के भी चांस है, आप क्या समझते हैं कि अब हुकूमत ने, इत्तेहादी हुकूमत ने यह फैसला किया है कि इलेक्शन नहीं कराने, कंटिन्यू करना है 2023 तक, आप समझते हैं, आपकी क्या राय है कि क्या ये हुकूमत कंटिन्यू कर पाएगी जो हालात इस वक्त मुल्क के हैं 2023 तक? देखें, एक बड़ा रीजन कि वो कंटिन्यू कर पाएगी तो यही होगा अगर वो यूनिटी दिखा सकते हैं। अगर वो नहीं यूनिटी दिखा सकते, स्ट्रेंथ नहीं दिखा सकते, रिजॉल्व नहीं दिखा सकते, और जो सारे स्टेक होल्डर जो खान साहब को बाहर रखना चाहते हैं अगर एक पेज पे नहीं आ पाते तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर होगा तो फिर उन्हें डिसाइसिवली मुश्किल फैसले करने होंगे और पूरा 1.5 साल गुजारने का रिजॉल्व के साथ साथ आगे बढ़ना होगा, और इस चीज से नहीं घबराना या डरना होगा कि खान साहब बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो वो करें, डी चौक में आके वो हुकूमत की फंक्शनिंग को नहीं रिटार्ड कर सकते, ये मौक़िफ़ जो है वो बरकरार उनको रखना चाहिए। बाकी खान साहब का आईनी हक है वो करें, जितने बड़े जलसे उनको करने हैं उनको करने देने चाहिए, ये अपना गेम जो है वो सीधा करें, अपने फैसले जो है वो डट के मिल के बड़े फैसले करें, फौरन करें, और एक प्लान दें, एतमाद में लें आवाम को हर 2 हफ्ते अपडेट करें कि क्या हो रहा है मईशत के हवाले से। तो स्ट्रेंथ दिखाएंगे तो चल सकते हैं, वरना तो सवाल ही नहीं पैदा। बिल्कुल सही। हैदर भाई, क्या ये एक तासुर भी अभी पाया जा रहा है, एक सवाल है जहन में कि लोगों के फीडबैक सुनने के बाद, कि जिस तरह कल देख रहे थे हम कि पंजाब में जहां जहां अभी जलसे बाकी हैं वहां के लोग भी जो हैं
वो कल मौजूद थे उस पंडाल में, और वो कह रहे थे कि जी खान साहब आए और उनको नजर आएगा कि उनकी कितनी फैन फॉलोइंग है और कितना उनसे लोग मोहब्बत करते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि जी पहले गुजरावाला था PMLN का, अब जो है ना इमरान खान साहब के आने के बाद गुजरावाला भी पूरा जो है वो PTI के साथ है। आपको क्या लगता है कि इस वक्त जिस तरह पावर शोज हो रहे हैं PTI के एक के बाद दीगरे, उससे उनका जो है वो वोट बैंक बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है? जाहिर है पहले के मुकाबले में तो हो रहा है इलेक्टोरल प्रोसेस में, लेकिन और बहुत सारी चीजें होती हैं, बिरादरियां होती हैं, लोकल इश्यूज होते हैं। एक वेव है खान साहब की जो आई थिंक परमिएट जरूर कर रही है और वो वोट बैंक पे भी असरअंदाज जरूर होगी। किस हद तक होगी, क्या रूरल एरियाज में भी उसी तरह से होगी या नहीं, इस बारे में आई थिंक अभी कंक्लूसिवली नहीं कहा जा सकता। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी वेव एक चल रही है, उनका बयानिया सही या गलत, सच या झूठ चल रहा है, बिक रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उसी तरह से ट्रांसलेट होके ये बात सामने आएगी। लेकिन ये कहना भी गलत होगा कि इसका कोई इम्पैक्ट रूरल एरियाज पे भी नहीं होगा। इम्पैक्ट तो जरूर होगा और हो रहा है। इम्पैक्ट तो जरूर होगा और हो रहा है। थैंक यू सो मच अजहर भाई फॉर टेकिंग आउट टाइम दिस मॉर्निंग। यू हैव अ ब्लेस्ड वन, और इंशाल्लाह फिर आपको तंग करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। और अजहर भाई हमेशा की तरह आई थिंक शाहजेब आपकी तो बहुत मुलाकात रही है अजहर भाई से, और पहले जिस दायरे में हम लोग दोनों भी थे वहां पर भी इनसे रहती थी मुलाकात, लेकिन वाकई में बहुत आम जबान में भी समझाते हैं, आसान से भी समझाते हैं। और कल साबिक सदर आसिफ ज़रदारी साहब ने शहबाज शरीफ साहब को कहा कि आपको बड़ी मुश्किल से हमने वजीर आजम बनाया है, तो आप फोकस करें अपने काम पर। तो देखते हैं आगे और क्या काम होते हैं। और IMF का 8 दिन का जो है वो जो पूरा दौरा है और पूरी मीटिंग्स का सिलसिला है उसमें क्या होगा। और छोटे से वक्फे के बाद रहेगा हमारे साथ। विल बी राइट बैक। पाकिस्तान में शाहजेब और माया के साथ रहने का एक बार फिर बहुत शुक्रिया। और हम अभी बात कर रहे थे जिस टॉपिक पे हम अभी आने वाले हैं, तो शाहजेब और मैं अक्सर जो है हिसाब लगा रहे होते हैं, शाहजेब हमने इतने की ग्रोसरी की, हमने इतनी की ग्रोसरी की, हमने इतने हर दफा बिल ज्यादा बनता है, हर दफा बिल ज्यादा बनता है। याद एक दफा जो है ज्यादा बन गया, तुमने दोबारा चेक किया कि ये वाकई में इतना महंगा हो गया, पता लगा नीचे टैक्स भी लगा हुआ था कि आपने चीजें खरीदी, नीचे टैक्स भी आपने पे करना है। लेकिन खैर ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुसलसल चीजों की जो कीमतें हैं उसमें इजाफा हो रहा है, और इससे इसी हवाले से हम आगे आपको एक सेगमेंट भी दिखाएंगे जिसमें हमने कुछ कोशिश की ये जानने की कि क्या अगर आपके हाथ में 1000 रुपए हो तो आप बाहर निकलकर कुछ शॉपिंग करें तो उसमें क्या चीजें आपको मिलेंगी, कितना सौदा मिलेगा अगर रोजाना की बुनियाद पर खाना पकता है 4-5 लोगों की फैमिली का। लेकिन खैर अभी हम बात ये कर रहे हैं कि जो आटा है, जो सबसे बुनियादी चीज है घर की क्योंकि रोटी पकना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है घर में, ये आटे की कीमत को क्या हुआ है अचानक कि ये मुसलसल बढ़ती जा रही है। अचानक तो खैर नहीं हुआ, मुसलसल बढ़ती ही जा रही है ये। और हम इस्लामाबाद की बात करें तो वहां पर 20 किलो के थैले की कीमत 720 रुपए तक इसमें इजाफा हुआ है। साथ में रावलपिंडी इस्लामाबाद में 20 किलो आटे का थैला 800 रुपए में फरोख्त हो रहा था अभी कुछ अर्से पहले, मतलब उसमें इजाफा हो गया था। और साथ में 1520 रुपए तक पहुंच गया है आटे का 20 किलो का थैला इस्लामाबाद में। तो ये सूरत हाल है। रावलपिंडी में भी ऐसी प्राइसेस बढ़ गई हैं, सिंध और पंजाब में प्राइसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। माया, वाह, कुछ दिन पहले हमारे साथ जो आज के मेहमान है वो मौजूद थे, और जब वो आए तो काफी लोगों ने यही कहा कि ऐसा लग रहा था जैसे कि हमारी जबान, हमारा दुख और हमारे तकलीफात जो है ना वो उनकी जबान से निकल रहे हो। मैं बात कर रही हूँ चेयरमैन ऑल पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन चौधरी मोहम्मद। उन्होंने कहा था कि आटा महंगा होगा और हो गया। और उनसे सवाल अभी किया कि सर क्या सिनेरियो चल रहा है, तो उन्होंने एक सवाल किया जो कि मैं समझती हूँ इजाजत के साथ ले लूं सबसे। उन्होंने तो उनसे बात कर लेते हैं, पाकिस्तान के बारे में कौन सोचता है। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपने जो दूरंदेशी दिखाई थी और प्रेडिक्शन की थी वो हो गई बकौल शाहजेब की भी। जी बिल्कुल, पहले भी मैंने इस प्रोग्राम में आपके साथ ये पेशीनगोई की थी, और ये बात आज जो सिनेरियो चल रहा है 15 से 20 दिन का, ये अपनी हुकूमत की वजह से सब कुछ हो रहा है। ये कराची से लेके खैबर तक हम पाकिस्तान समझते हैं, लेकिन अपनी हुकूमत इसको एक पाकिस्तान नहीं समझती। खुदारा इसको एक पाकिस्तान समझा जाए। पंजाब में 74% जो गंदम पैदा होती है, बाकी सूबों में गंदम पैदा नहीं होती। बाकी सूबों को फीड करता है पंजाब।
अगर खैबर से लेके कराची तक पाबंदी लगा दी जाए, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट या एक सूबे से दूसरे सूबे में गंदम नहीं हमने जाने देनी, तो इसका मतलब क्या है? ये जाने नहीं देनी। क्या पाकिस्तान एक नहीं? यहां गंदम पैदा होती है, क्या उन्हीं का हक है? पूरी पाकिस्तान में गंदम फ्री मूवमेंट होनी चाहिए। खुदा ना खास्ता फ्री मूवमेंट नहीं होती। जब गंदम कोई रोकता है, पुलिस रोकती है, फूड डिपार्टमेंट रोकता है, उस पर भारी रिश्वत ली जाती है। ये 15 से 20 दिन चल रहा है, ये ऐसे ही चल रहा है। मैं समझता हूं कि 6 से 7 रुपए फी किलो आटा महंगा हो गया। ये हुकूमत के सर पे सेरा है। हम बार बार हुकूमत को लेटर भी लिख रहे हैं, इसकी फ्री मूवमेंट होने दें ताकि लोग, गरीब आदमी को सस्ता आटा मिल सके। लेकिन पाकिस्तान में हुकूमत कौन सी है, मुझे ये बता दें। हमें आज तक ये नहीं पता चल रहा है वजीर आला कौन है, वजीर आजम कौन है, किसको पाकिस्तान का दर्द है। अपने कपड़े बेच के आटा सस्ता, क्या कपड़े बेच के भी आटा सस्ता हुआ है? खुदारा पाकिस्तान की तरफ देखें, एक गरीब आदमी की तरफ देखें। हमने अपनी नलायकी की वजह से आटा महंगा किया और कोई वजह नहीं पाकिस्तान में। फिलहाल इतनी बिगड़ी क्यों? क्या गंदम की खरीदारी के जो अहदाफ थे वो वक्त पर पूरे नहीं हुए? प्रॉब्लम कहाँ आई है? देखिए जी, गंदम की खरीदारी गवर्नमेंट का काम है करना, लेकिन ऐसे नहीं करनी चाहिए जैसे कर रही है। अगर पाबंदी लगा के लोगों को आटा महंगा प्रोवाइड करना, तो उसका क्या फायदा गंदम की खरीदारी का? अगर खरीदारी की है, आटा सस्ता करना, आज उसकी फ्री मूवमेंट कर दें, फ्री इशू कर दें कि जितना एक फ्लोर मिल को गंदम चाहिए वो पीस के आटा लोगों को प्रोवाइड करे, फिर तो है इसका फायदा। अगर गंदम इकट्ठी करके इन्होंने स्टॉक रखना है, अपने पास रखना है, उसको इशू नहीं करना है। ओपन मार्केट में गंदम का आज रेट, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, 70 रुपए केजी, 7। देखें, ये जुल्म है पाकिस्तान का। हम पाकिस्तान ज़रई मुल्क है, हमारा आपसी निज़ाम दुनिया से बेहतरीन निज़ाम है। पाकिस्तान, फिर मैं चैलेंज करता हूँ, एक सोने की चिड़िया है। हम मारे गए तो इन हुकूमतों को हाथ से मारे गए। या खुदाया हमें कोई रहबर दे दे, या खुदाया हमें कोई ऐसा रहबर दे दे ताकि इस मुल्क को सही डगर पे ले जा सके। बिल्कुल ऐसा ही है। साथ साथ अभी शाहजेब वाली बात भी यूसुफ भाई और हमारी भी, जिस तरह आपने कहा था कि कीमतें बढ़ेंगी, अब इसको लगाम कैसे लगेगी? अब क्या सिनेरियो है? जिस तरीके से कीमतें अभी शेयर की हैं शाहजेब ने, अगर इस तरह से 800 से 1520 रुपए हो जाएगा तो ये छोटा मोटा इंक्रीज नहीं है इन द कॉस्ट, राइट? बड़ा मैसिव, बड़ा जंप करने वाली वो है अमाउंट। देखिए जी, कोई मुश्किल काम नहीं है। गंदम की पैदावार हमारे यहाँ पाकिस्तान में 15 मार्च को आ जाती है नई फसल, अप टू ये 30 मई तक चलती है। देखिए, हम क्रॉप 30 मई तक, अच्छा जी हाँ, पूरे पाकिस्तान में सिंध से शुरू होती है अप टू इस्लामाबाद, 30 मई तक चलती है। जो नई आती है कपास, नई गंदम आती, सारी गंदम आती है। तो उसके लिए कोई इशू नहीं, सिर्फ 2 दिन में यह काम हो सकता है अगर गवर्नमेंट करना चाहे। इसकी फ्री मूवमेंट कर दे, फ्री मूवमेंट कर दे। जो आज एक ट्रक पे रोक के कराची से लेके खैबर तक, मैं बता रहा हूं, पता नहीं कितने पैसे लिए जा रहे हैं। खुदारा, ये रिश्वत के मुंह में मतलब हर जगह पे पैसे लिए जाते हैं? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, हर जगह पे रोक के। खुदारा, ये गंदम है, आटा है, आम आदमी खाने की जरूरत है। जैसे कि कहाँ यूसुफ भाई, कहाँ पैसे लिए जाते हैं? मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। हर जगह पे जिधर भी आप देखें, एक तो गंदम, फिर मैं कहता हूँ पोस्ट चेक पोस्ट कह रहे हैं, आप पोल्स पे कह रहे हैं, आप उस पर कह रहे हैं कि कहाँ कहीं चेकिंग होती है, कहाँ मतलब उनको? देखें जी, हर जगह पे इन्होंने चेक पोस्ट, हर 2 किलोमीटर पे, 20 किलोमीटर पे चेक पोस्टें लगाई हुई हैं, वहाँ पैसे लिए जा रहे हैं। इस वजह से आटा महंगा है, वरना सीजन में आटा हमेशा सस्ता होता है, ना कि महंगा होता है। इनकी नलायकी की वजह से ये महंगा हुआ। अच्छा, इस दफा गर्मी बहुत ज्यादा पड़ी है और जैसे कि अभी हम फसल की बात कर रहे थे, खासतौर पर काफी मुतासर हुई है, तो गंदम की भी इस हवाले से कोई ऐसी खबरें हैं कि शदीद गर्मी की वजह से मुतासर हुई है कुछ? देखिए जी, बिल्कुल मुतासर हुई है, लेकिन उसका इतना असर नहीं आया क्योंकि अब तो फसल आ रही है, फसल कट रही है, लोगों के पास गंदम आ रही है। हमने अगर इसको सही करना है, देखें, अभी से या तो फ्री मूवमेंट कर दें या गवर्नमेंट अपने पास से इशू कर दे, और अगर हम शॉर्टफॉल हैं उसका इन टाइम इंपोर्ट का बंदोबस्त कर दें। लेकिन गवर्नमेंट ने यह जरूर किया है, एक टेंडर किया है कि 5 लाख टन हम गंदम इंपोर्ट करें फौरी तौर पे, लेकिन जो अपने पास स्टॉक पड़े हैं उसको रिलीज कर दें अगर महंगाई खत्म करनी है।
या फ्री मूवमेंट कर दें, लोगों को आसानी से गंदम और आटा मिल सके। सही बात है, लेकिन आसानी से मिलने के लिए वो सोच भी तो रखनी ज़रूरी है ना। अब आप मुझे बताएं कि इस मुश्किल सूरत हाल से निकलने का हाल, आप कहते हैं या तो टैक्स निकाल दो, या जो जगह जगह जो इनको पैसे देने पड़ रहे हैं वो ख़त्म कर दो, फ्री कर दो सारी चीज़ें। अब ये 1520 रुपए तक जो पहुंच गया है शाहजेब, ये क्या लगता है कितने अरसे में कुछ कंट्रोल में आने का उम्मीद है, या ये मजीद अभी और भी बढ़ेगा पिछली दफ़ा की तरह? इस मुश्किल से निकला कैसे जाए, आपके ख्याल में हल क्या है? हल इसका एक ही है, या तो जो गवर्नमेंट ने स्टॉक खरीदे हैं उसको इशू शुरू कर दे अपने रेट से, हम अपने रेट से आटा आवाम को दे सकें। दूसरा हल ये है, इसको फ्री मूवमेंट कर दें, जो इन्होंने पाबंदियां लगाई हुई जगह जगह पे इसको ख़त्म कर दें, ताकि एक आम फ्लोर मिल वाले को, एक आम आदमी को आटा सस्ता मिल सके। हमारी ख्वाहिश ये है कि फ्लोर मिल वाला आटा अवाम को सस्ता से सस्ता प्रोवाइड कर सके, लेकिन उसका हल एक ही है कि फ्री मूवमेंट कर दें। और आपने ये कहा कि अभी तो सीजन है, ये 30 मई तक आपने कहा कि जो है वो क्रॉप जो है वो आती रहती है, और उस क्रॉप के सीजन में तो कोई भी चीज़ जब अपनी सीज़न के पीक पर होता है तो उसकी कॉस्ट बिल्कुल ज़्यादा मिनिमल होती हैं। बहुत शुक्रिया साहब आपके आने का, आपके वक्त देने का, और आपने फिर जो है आवाज़ उठाने के लिए कहा है। अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि दुआ कर सकते हैं, बाकी हमारे हाथ में कुछ नहीं, दुआ कर सकते हैं, बेशक ऐसे दुआ करते रहेंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पर शायद छोटा सा बिल्कुल मोहम्मद यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। शुक्रिया। सुसरे पाकिस्तान में शाहजेब और माया आपके साथ। आप सोचते होंगे ये दोनों जब आते हैं महंगाई की बात करते हैं, ये दोनों जब आते हैं इन्फ्लेशन की बात हो रही होती है, जब आते हैं कहते हैं डॉलर महंगा हो गया, जब आते हैं कोई ना कोई बिजली का बहरान, तो ये बहरान तो हो रहा है। देखिए, हम अपना नजरिया शेयर करने नहीं आते, हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक मैसेंजर, एक ब्रिज का काम कर रहे होते हैं। जो भी हालात और वाकयात होते हैं वो आप तक पहुंचाना, क्योंकि लोग परेशान हैं, उनकी आवाज पहुंचनी चाहिए। एटलीस्ट हमें तो ये पता है कि भाई लोगों की आवाज आपने पहुंचानी है, और उनके जो मसाइल हैं वो हुकूमत तक पहुंचनी चाहिए। वो अलग बात है कि इसमें हमें पता ही नहीं हुकूमत कहाँ है, कौन है, ऐसा ही। लेकिन क्या कर रहे हैं। शाहजेब ने थोड़ी देर पहले एक बात कही थी, और वो तवज्जो आपकी जरूर उसने खींची भी होगी, और आपकी फिर हम तवज्जो के मुंतजिर हैं कि 1000 रुपए बहुत बड़ा नोट होता है, बहुत बड़ा था। मतलब अब मैं तो कहती हूँ आज मेरे लिए एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ा नोट है, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी रह गई है। एग्जैक्टली, जब वो बाहर जाता है, जब वो निकलता है, और वो जब वॉलेट से निकल के बेगम के हाथ में जाता है, और बेगम के हाथ से बेटे के हाथ में जाता है, और बेटे के हाथ से परचून की दुकान तक पहुंचता है, तो वो 1000 रुपए कहाँ जाते हैं? बिल्कुल, तो परचून की दुकान पर ही वो 1000 रुपए अगर आप इस्तेमाल करें, और दिन भर का आपने जो एक 4 लोगों की फैमिली का खाना पीना होता है वो आपने करना हो, खाना करना हो, नाश्ता करना हो, या रात का खाना हो, ये 3 वक्त के खाने होते हैं, तो क्या आपके वो 1000 रुपए में तमाम चीजें आ सकती हैं? वो तमाम अशिया जो हैं वो आप खरीद सकते हैं? यही हमने जानने की कोशिश की, वो आपको दिखाते हैं। हम रोज़ाना की बुनियाद पर अपने प्रोग्राम में बात करते हैं कि महंगाई कितनी बढ़ गई है, चीज़ें कितनी महंगी हो गई हैं, और अभी मैं निकला हूँ बाहर ये जानने के लिए कि क्या जो हम सारी बातें करते हैं महंगाई वाकई इतनी है या नहीं है। जब हम सिंध गवर्नमेंट की बात करते हैं, आम लोगों की बात करते हैं, तो तकरीबन जो मुख्तस की गई है माहाना आमदनी वो तकरीबन कम से कम जो है वो 25,000 रुपये, अगर सिंध हुकूमत की बात कर रहे हैं। सिंध में आप अगर रहते हैं, कराची के अगर आप शहरी हैं, तो यहाँ पर आपकी माहाना जो आमदनी है वो 25,000 कम अज़ कम होनी चाहिए। लेकिन आज मैं 1000 रुपये का रोड लेकर निकला हूँ बाहर, और साथ मेरे पास लिस्ट है, और मैं कोशिश करूँगा कि रोज़मर्रा इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं अगर हम वो ख़रीदें तो क्या वो 1000 के अंदर आ सकती हैं। इसमें वो यूटिलिटी शामिल नहीं है, इसमें आपका बिजली का बिल शामिल नहीं है, इसमें आपके घर का रेंट शामिल नहीं है, इसमें वो तमाम चीज़ें शामिल नहीं हैं जो कि हम अपने घर में रहते हुए अदा कर रहे होते हैं। लेकिन इसमें मैं सिर्फ ये कोशिश करूँगा जो रोज़ आपके इस्तेमाल की चीज़ें हैं, चाहे नाश्ता हो, दोपहर का खाना हो या रात का खाना हो, और आपकी 4 लोगों की फैमिली है, तो क्या आप 1000 रुपये के अंदर अपनी रोज़ाना की बुनियाद की चीज़ें जो हैं वो ख़रीद सकते हैं या नहीं ख़रीद सकते। तो अंदर चलते हैं, चलकर बात करते हैं, और कोशिश करता हूं मैं कि उन चीज़ों को ख़रीदा जाए जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल होती हैं। तो आइए मेरे साथ चलिए, है कि मैं वो तमाम चीज़ें ख़रीद सकूं जो रोज़ाना की बुनियाद पर एक 4 लोगों की फैमिली, जिसमें वालिदैन हैं, 2 बच्चे हैं, वो अपनी रोज़ाना की खाना पीना जिसमें सब कुछ कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैंने जो लिस्ट तैयार की है मैं इसी के मुताबिक आपसे चीज़ें ख़रीदूँ। तो आएँगे ज़रा, आप थोड़ी सी आपको तकलीफ़ दूँगा अगर आप मेरे साथ बाहर आएँ।
तो मुझे यहाँ पे बिलाल भी नज़र आ रहा है सब चीज़ें रखी हुई हैं। अगर मुझे आधा किलो दाल खरीदनी हो कितने की पड़ेगी मुझे? ये 80 रुपए की पड़ेगी मूंग की दाल आपको। अच्छा 80 रुपए की मेरी दाल हो जाएगी। इस्तेमाल में भी आती है। ठीक है। उसके साथ मुझे खरीदने चावल मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अगर मैं चावल खरीदता हूँ तकरीबन ख्याल में रोजाना आपके कितने आधा किलो इस्तेमाल हो जाएंगे या 1 किलो में ले लेते होंगे? ज़ाहिर 4-5 लोग घर में होंगे। आधा किलो काफ़ी रहेंगे, आधा किलो ले लें आप, बहुत है। आधा किलो कितने के पड़ेंगे मुझे? आधा किलो 60 रुपए के पड़ेंगे आपको। 60 रुपए के चावल हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद ये चीज़ें आ जाती हैं, हम आगे बढ़ते हैं कि दालें और जो चावल है वो तो यहाँ से हो जाएंगे। अगर हम चीनी की बात करें, चीनी का क्या रेट है इस वक्त? 45 रुपए की है। 45 रुपए की चीनी मिल जाएगी। फिर मेरे पास है यहाँ पर खुली पत्ती, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं सस्ती से सस्ती कम से कम चीज़ आपसे हासिल करें। तो मुझे पत्ती खुली अगर मैं लेता हूँ छोटा पैकेट कितने का पड़ जाएगा? तो आपको 125-130 तक का पड़ जाएगा। 130 रुपए का पड़ेगा मुझे पत्ती का पैकेट। फिर उसके बाद आप आ जाएं घी के ऊपर। कोई भी खाना पकाना घी के बगैर तो पॉसिबल नहीं है, घी तो आपको लाजमी चाहिए। तो घी का मैं छोटा पैकेट चलें आधा किलो का आपसे ले लेता हूँ, तो कितने का पड़ेगा? आधा किलो आपको पड़ेगा 240 रुपए का। 240 रुपए का आधा किलो का पैकेट है घी का। और ये कोई मैं बहुत महंगे ब्रांड की बात नहीं कर रहा, जो छोटे छोटे ब्रांड। ठीक है। इसके साथ थोड़ा नाश्ते की बात करें तो अंडे इस्तेमाल होते हैं, डबल रोटी इस्तेमाल होती है नाश्ते में। वो मुझे कितने के पड़ जाएंगे अगर मैं डबल रोटी और अंडे लेता हूँ तो? सबसे स्मॉल जो डबल रोटी है ना वो 70 रुपए की है, मीडियम वाली। हाँ। और 6 अंडे लेंगे तो 80 रुपए के आ जाएंगे, सही है ना? ठीक है। तो ये है। ठीक है। ये 6 अंडे और डबल रोटी आपने बताई। तो बिलाल भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ये लिस्ट दे दूँ ताकि आप ये लिस्ट की जितनी चीज़ें हैं वो मुझे तैयार कर दें, ताकि फिर हम थैली बना के आपसे बिल भी करवाएं, कोशिश करें। क्योंकि आगे मुझे चीज़ें तो कुछ और भी नज़र आ रही हैं जो मेरी लिस्ट में शामिल हैं, वो भी हम कोशिश करते हैं कि आपसे ले लें। चलो मैं पर मेरा बिल तैयार हो चुका है, वो बना 1015 रुपये का। अब आप सबका ये सवाल होगा और मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जो मैं 1000 रुपये लाया था उसके अंदर तो खैर ये सौदा नहीं आ सका। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब आपको घर के रोज़ाना की चीज़ें चाहिए होती हैं, अभी मैं यहाँ से जाकर अगर सब्ज़ी ख़रीदना चाहता हूँ तो तकरीबन प्याज, टमाटर और ये तमाम चीज़ें जो है उसमें भी 200-250 रुपये लगेंगे। यानी कि 1200-1300 रुपये का खर्चा है आपका रोज़ाना का, अगर आप रोज़ाना खाना बनाना चाहते हैं 3 वक्त का, जिसमें आपका नाश्ता और 2 वक्त का खाना शामिल है। और इसके साथ जब हम ये बात करते हैं कि आपकी माहाना तनख्वाह नॉर्मली जो यहाँ पर डेली वेजेस पे लोग काम करते हैं उनकी दिहाड़ी कितनी है, या जो यहाँ पर तनख्वाहदार तबका है उनकी कम अज़ कम जो आमदनी है महीने की वो 25,000 रुपये है, तो अगर सिर्फ 1000 रुपये का हिसाब भी लगाया जाए रोज़ाना की बुनियाद पे तो महीने के 30 से 31,000 रुपये बनते हैं। यानी कि 30 से 31,000 रुपये आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ सौदे के लिए। फिर आपकी यूटिलिटी बिल्स हैं, आपका रेंट है, आपके बिजली के बिल, आपके गैस के बिल, आपका ट्रांसपोर्ट का खर्चा, ये सब खर्चा अलग है। जी जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये तो बड़ा मुश्किल हो गया है इस ज़माने में, मतलब पूरा करना। जब लोग आपके पास आते हैं, सारी सी बात है, अब आप देखें ना, ये जो आप जिनकी 25,000 रुपये आपने सैलरी बताई है, ये तो 15 दिन 20 दिन में ख़त्म हो जाती है। उसके बाद पे हम लोग उधार ही पकड़ रहे हैं लोगों से। लोग उधार पकड़ के ले रहे होते हैं या हमारे से उधार ले रहे होते हैं आके लोग। अच्छा, यानी कि आप ये बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग फिर आते होंगे फिर आपसे कहते होंगे हमें सौदा उधार पे देते हैं आप? उधार पे लेके जाते हैं बिल्कुल, आखिरी तारीखों में उधार चलता है। फिर वो कहते हैं लिख लीजिए हम तनख्वाह मिलेगी फिर देंगे। मतलब बड़ा मुश्किल हो गया है इस वक्त में ना। जब वो उधार करते हैं तो फिर आपके लिए भी मसला बनता होगा कि आपने भी दुकान के खर्चे चलाने। बिल्कुल, हमें भी बहुत मसला होता है, क्या करें, मगर करना पड़ता है, क्या करें, क्योंकि कस्टमर्स हैं। अब वो 12 महीने कस्टमर हैं तो उनको देखना पड़ता है। फिर आप कस्टमर से ख्याल करते हैं, उधार पर चीज़ें देते हैं, क्या करें, देना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आते हैं आपके पास जो आपको कहते हो कि यार हमें 300-400 के अंदर ये चीज़ें सारी कर दो, नहीं पूरी कर दो। नहीं है, बेचारे क्या करेंगे, आते पूछते हैं, रेट पूछते हैं, जो ज़रूरत में आती है, जितने पैसे होते हैं उतना सामान ले जाते हैं, छोड़ देते होंगे, और जो ज़रूरत की चीज़ होती है वो ले जाते हैं, बाकी नहीं देते वो। हर बंदा अपने हिसाब को लेके चल रहा होता है। ठीक है फिलहाल भाई, ये चीज़ें आप शॉपर में हमें अगर करवा दें तो साथ में हम यहाँ से अब चलते हैं और चलकर हम आगे कोशिश भी करेंगे कि जो हमारी सब्ज़ी की चीज़ें हैं वो भी हम मुकम्मल करें, क्योंकि इस 1000 में तो पूरा नहीं हुआ, मुझे से मज़ीद पैसे डालने पड़ेंगे ताकि हमारी जो सौदा है आज का वो पूरा हो सके। यानी कि मुझे 1400 से 1300 रुपये कम से कम चाहिए रोज़ाना की जो चीज़ें ख़रीदने के लिए, खाने पीने की। तो इस दुकान से मैं बाहर आ चुका हूँ और आज मैंने पूरी कोशिश की कि 1000 रुपये के अंदर मैं ये कोशिश करूँ कि कम से कम जो महंगी चीज़ें, कम से कम जो सस्ती चीज़ें मुझे पड़ सकती हूँ मैं ख़रीदूँ। 1 पाव चीज़ें, आधा किलो चीज़ें जो कि 1-4 लोगों की फैमिली में इस्तेमाल होती हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो मैं लेके बाहर निकला हूँ, जिसमें दूध शामिल है, आटा शामिल है और वो तमाम चीज़ें से आपका खाना पकेगा या आपका नाश्ता बनेगा, ये चीज़ें मुझे 1000 रुपये के अंदर नहीं मिली, ये चीज़ें मुझे 1000 रुपये के ऊपर मिली हैं। और अभी जैसा कि हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि खाना बनाने के लिए और बहुत सारी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। तो जब हम माहाना
उजरत की बात करते हैं, माहाना आमदनी की बात करते हैं, तो एक आम आदमी की जो आमदनी है वो तकरीबन 25,000 रुपये, उसके अंदर भी ये चीज़ें वो नहीं ख़रीद सकता, क्योंकि अगर वो ये चीज़ें रोज़ाना की बुनियाद पर 1,000 रुपये की ख़रीदेगा तो उसको महीने के 30,000 रुपये पड़ेंगे, और उसके अलावा उसके तमाम यूटिलिटी बिल्स और उसके रेंट, वो सब चीज़ें अलहदा हैं। तो यहाँ पर नतीजा ये निकलता है कि आप 1,000 रुपये के अंदर ये सौदा ख़रीद सकते हैं, लेकिन आपको ये पड़ेगा तकरीबन 1200-1300 रुपये का, जब आप तमाम चीज़ें अपनी मुकम्मल कर लेंगे। पाकिस्तान में शाज़ेब रमाई के साथ एक बार फिर रहने का बेहद शुक्रिया। हम रोज़ की बेसिस पे ऑलमोस्ट आपके साथ कोई ना कोई एक ऐसी बात ज़रूर हम आपसे बांटते हैं, आपसे कहते हैं, अपना समझ के दिल हल्का कर लेते हैं कि जिससे हमारे आने वाला जो वक्त है वो उसके लिए अगर हम कुछ हल ना निकाल सके, कम से कम कहते हैं ना कि खुशी बांटने से बढ़ती है और परेशानी बांटने से कम होती है। तो एक ऐसी परेशानी है जो आने वाले वक्त में हमें बहुत सारी मुश्किलात में डाल सकती है, लेकिन अगर अब भी मिलकर नहीं सोचा शाज़ेब तो कितना सीरियस मैटर हो जाएगा। बिल्कुल सीरियस मैटर हो जाएगा, क्योंकि अफसोसनाक बात यह है कि पाकिस्तान भी अब उन ममालिक में शामिल हो गया है जो कि खुश्क साली से मुतासर हो रहे हैं इस वक्त दुनिया भर में। अब एक रिपोर्ट सामने आई है, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट, जिसमें गुज़िश्ता सदी के दौरान खुश्क साली से सबसे ज्यादा एशियाई ममालिक मुतासर हुए हैं, और हैरत की बात यह कि अमरीका भी वैसे इससे मुतासर हुआ है। अब बड़ी हैरत की बात ये भी बातें सामने आ रही हैं। साथ में आपको ये बताएं कि वफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली जो हैं शेर रहमान साहिबा, उन्होंने कहा कि माहौलियाती तब्दीलियां पाकिस्तान के लिए कौमी सलामती के खतरात में से एक हैं, और इस मसले का हल निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वक्त ओवरऑल सूरत हाल क्या है, क्या वाकई खुशहाली का शिकार है पाकिस्तान इस वक्त, या वाकई जो सूरत हाल है वो इतनी बिगड़ती जा रही है कि इस पे अब बैठकर सोचना और इसको समझना और इस पे फैक्ट्स एंड फिगर्स निकालना, कोई प्लानिंग करना, कोई आगे, क्योंकि हम तो ये कहते हैं कि अब 10 साल 15 साल की कोई ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए। कल भी वजाहत साहब आए हुए थे हमारे प्रोग्राम में, और जब उन्होंने अपने सफर का जिक्र किया, उन्होंने उसमें बारहा एक बात को जरूर उन्होंने जिक्र किया उस बात का, और वो ये था कि जब मैं दरियाई सिंध में आया तो मुझे दरियाई सिंध आप समझिए कि उसमें पानी ना होने के बराबर हो गया। और उन्हीं की गुफ्तगू में जब हमने एक ऐसी शख्सियत का हमने जिक्र भी किया और हमसे अक्सर बात भी करते रहते हैं, आज हमारे प्रोग्राम में वी आर वेरी लकी टू हैव हर इन द स्टूडियोज टुडे, सीनियर सहाफ़ी आफिया सलाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आफिया मैम, कैसी हैं आप? खैरियत से? गुड मॉर्निंग के साथ इस उम्मीद के साथ कि आज कोई हल लेकर हम उठे हैं इस नशिस्त से। हल तो बहुत मुश्किल है लेके उठना, लेकिन अगर इसके बारे में आगाही ही आप फैला दें, जो कि सहाफ़ी होने के नाते या मीडिया पर्सन होने के नाते हमारा एक तरह से रोल बनता है, तो वो भी बड़ी बात है, क्योंकि इसकी तरफ अभी भी लोगों को एहसास नहीं है कि हम कितने मुश्किल हालात की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि कुछ लोगों का बहुत एक्सेस है, बहुत आसानी से मिल रहा है वसाइल की तरफ, तो वो समझते हैं कि सबको मिल रहा है, जबकि ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ इनइक्विटीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा से हैं, हैव्स एंड हैव नॉट्स का फ़र्क बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। सही बात। दूसरा ये कि हमारे जो वसाइल हैं उनके ऊपर मौसमियाती तब्दीली के असरात भी हैं, बिल्कुल। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन के असरात हैं, उसके ऊपर कोई एज सच काम नहीं किया जा रहा कि किस तरीके से लोगों को आगाही दी जाए कि वसाइल आपके महदूद हैं, और अगर हमारी जो एक आबादी है वो लामहदूद होगी तो लामोहाला उसमें फ़र्क आएगा। पहले हम इस पर बात कर लेते हैं कि क्या वाकई हमारे आबी ज़खायर जो हैं वो काफ़ी हद तक मुतासर हो गए हैं और इतने जो है वो खुश्क हो गए हैं कि अब मुश्किलात हमारे लिए बहुत बढ़ गई हैं। ख़ासतौर पर अगर अगले 10 साल की बात करते हैं, अब तो खैर करीब की बात करनी चाहिए, अगले 5 साल की बात करते हैं, हम अभी भी की अगर बात कर दें। देखिए, ये 2008 में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें था पाकिस्तान इकोनॉमी रनिंग ड्राई। 2008 को बहुत साल गुजर चुके हैं। उस हवाले से उस अलार्म बेल की तरफ उस तरह से हमने तवज्जो नहीं दी। अच्छा, दूसरी बात ये कि मौसमी तौर पे, मौसमियाती तौर पे हमारा जो है वो एरिड एरिया है। हमारे पास 3 बड़े बड़े बल्कि 4 बड़े बड़े डेजर्ट्स हैं। चोलिस्तान और थरपारकर एक ही डेजर्ट का हिस्सा है, जो कि आगे हिंदुस्तान में राजस्थान, तो ये दुनिया के एक बड़े डेजर्ट्स में से है ये इलाका। हमारे पास थल है, थल का इलाका है। हमारे पास बलूचिस्तान एक एरिड एरिया है, वो रेंजलैंड है, वहाँ पे आप काश्तकारी के लिए बहुत थोड़ा सा इलाका पाते हैं।
वो लिमिटेड है। वो आपके जिस तरह से हम कहते हैं ना कि पंजाब पाकिस्तान की ग्रैंडरी है, सिंध पाकिस्तान की ग्रैंडरी है, बलूचिस्तान उस तरह से नहीं है। अच्छा, वहाँ उतने ज़्यादा उस पर पॉपुलेशन के प्रेशर्स नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ ज़िंदगी मुश्किल नहीं है। हम लोग पहले भी खुशहाली का शिकार हो चुके हैं। बलूचिस्तान ने 7 साल का ड्राउट काटा था। थरपारकर कुछ ही अरसा पहले तक 3 साल ड्राउट काटा था, उसके बाद थोड़ा सा पीरियड रिलीफ पाया था। पिछले साल ड्राउट हिट डिक्लेयर होने से 2 हफ्ते पहले बारिश हो गई। इतने हालात तब तक बुरे हो चुके थे कि हुकूमत उसको ड्राउट हिट, क्योंकि ड्राउट हिट जब आप डिक्लेयर करते हैं तो फिर कुछ इमरजेंसी रिस्पांस रिलीफ वगैरह लोगों को मिलती है, दी जाती है हुकूमत की तरफ से। तो हमारे यहाँ तो ये इलाके इस तरह के हैं। दूसरा जो पानी के ज़खायर हैं, हमारे जो पानी के ज़खायर हैं उनको 2 चीज़ें सैराब करती हैं। एक हमारा ग्लेशियल मेल्ट और एक मानसून की बारिशें। मानसून की बारिशों से हमारा कोई तकरीबन 30% होता है, बाकी हमारा ग्लेशियर से पानी आते हैं। बिल्कुल। इस दफ़ा मानसून लेट है, जो अब तक अक्सर एक स्पेल तो हो चुका होता है, बल्कि उसको तो हमने प्री मानसून कहना शुरू कर दिया, क्योंकि पिछले 5 साल से हमें मार्च में बहुत तेज़ तूफ़ानी बारिशों का सामना करना पड़ा था। वो भी क्लाइमेट चेंज ही का एक हिस्सा है, जिसकी वजह से एक्चुअली नुकसान होता है, क्योंकि खड़ी फसलों के ऊपर वो बारिश। तो हमारा क्रॉप साइकिल जो है वो अभी तक इन सिंक नहीं आया विद द चेंजिंग वेदर पैटर्न्स। बिल्कुल सही है। तो ये चीज़ें भी हमारे लिए फूड इनसिक्योरिटी को पैदा कर रही है। और मैम इस चीज़ से कितनी चीज़ें इंटर रिलेटेड भी तो हैं। हर चीज़ इंटर रिलेटेड है। अगर हम सब्जियों और फलों की काश्त की बात करें तो वो हीट की वजह से अफेक्ट हो रही हैं, ठीक है, वहाँ पर उधर मसला आ रहा है। पानी का वैसे ही हमें कमी चल रही है। अच्छा, अब हरियाली जो है कितनी इम्पोर्टेंस रखती है। बड़े अफसोस के साथ मुझे आप शायद आपके नज़र से गुजरा हो, नहीं गुजरा होगा तो आपको अफसोस ही होगा सुन के कि अगर अभी खबर आई कि एक टिकटॉकर ने अपनी वीडियो बनाने के लिए मरगला हिल्स में जो है वो आग लगाने की कोशिश की। अब ये अल्लाह जाने वाला है आलम के कितना सच है, लेकिन अगर ऐसी कोशिश की गई है तो हमें तो मज़ीद बचाने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा बचाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान का तो जो फॉरेस्ट कवर है, जो कि ग्लोबली रिकमेंडेड 25% है, हम तो 5% पे भी नहीं है। वो भी फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट नहीं है, फॉरेस्ट डेजिग्नेटेड एरिया है। एक्चुअल जो ट्री कवर है वो तो 1 पॉइंट समथिंग है, जो FAO की पिछले साल की रिपोर्ट थी। सो हम तो बचाने क्या, हमें तो बहुत अग्रेसिवली करने की ज़रूरत है। अच्छा, अभी मैंने विजिट किया था थरपारकर अभी रिसेंटली, ईद से पहले ही, तो वहाँ भी हालात अभी कोई इतने अच्छे नहीं हैं। और चोलिस्तान की हम बात करते हैं, वहाँ भी हम देख रहे हैं कि मामलात काफ़ी ख़राब हो गए, बहुत जानवर उनके मर गए, वो भी वहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। आप क्या समझती हैं उनके लिए अभी की अगर बात करें, हल क्या है? सिर्फ नकल मकानी ही एक ओनली पॉसिबिलिटी है उनके लिए, या कोई हल निकाला जा सकता है इसका उनके लिए? देखिए, दुनिया भर में इस किस्म के इलाके मौजूद हैं, वहाँ पे हल निकाले गए हैं। हमें उनसे सीखने की ज़रूरत है कि किस तरीके से एरिड एरियाज़ के अंदर ऐसे इलाके के लोगों के लिए आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं, वो करने की ज़रूरत है। ट्रेडिशनल जो चीज़ें हैं वो भी बहुत कारामद होती हैं। जो टोबे चोलिस्तान में, मैं खुद वहाँ गई हूँ, देखे हैं, वो उनका एक तरीका होता है वाटर कंजर्वेशन का, वाटर कलेक्शन का, जिससे उनके अपनी भी ज़रूरतें पूरी होती हैं, उनके जानवरों की भी होती हैं। अब इस मरतबा वो टोबों में पानी कहाँ से आता है? वो भी तो बारिश का पानी कलेक्ट होता है। तो जब बारिशें लेट हो गई हैं तो कोई उसका ऑल्टरनेट तरीका, अब वहाँ पे ज़ेर ज़मीन पानी है नहीं है, हमें ये देखना है कि हमारे यहाँ जो अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हैं उनका बहुत ही ज़्यादा बेदरेग इस्तेमाल होता है, और जो जिनके पास वसाइल हैं वो पंपिंग कर लेते हैं, वो हैंड पंप लगा लेते हैं, ट्यूबवेल लगा लेते हैं, वो उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। जिनके पास नहीं है, उनके इलाके में चूँकि ज़ेर ज़मीन पानी और नीचे चला जाता है, उनके पास वो वसाइल नहीं होते। मैं खुद थरपारकर में जानती हूँ कई जगह पे जहाँ उनके पास पहले वो वेल्स थे, उनमें पानी था, लेकिन अब वो इतना नीचे चला गया है। अच्छा, थरपारकर में 50 के करीब छोटे छोटे वाटर रिजर्वायर्स बनाए गए थे, जो कि आई थिंक वर्ल्ड बैंक के ताउन से बनाए गए, और वो लेकिन फिर आप वाली बात कि जब बारिश होगी तो उसमें पानी भरेगा ना, फिर पानी स्टोर होगा। तो ये तो पूरी सूरत हाल इस वक्त है। उसमें हमें अंडरग्राउंड रिचार्ज, जिसका एक प्रोग्राम है भी, रिचार्ज पाकिस्तान, उसके ऊपर भी फोकस करने की ज़रूरत है कि हमारा बहुत गर्म इलाका है, तकरीबन पूरा मुल्क जो है, बिल्कुल नॉर्थ में भी अगर आप जाएं तो गर्मियों में तो गिलगित बल्तिस्तान में भी बहुत गर्मी होती है, जिससे रैपिड इवेपोरेशन होती है। तो हमारी ऑन सरफेस स्टोरेज के अलावा हमें अंडरग्राउंड स्टोरेज के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। एक्विफर को हमें रिचार्ज करने की ज़रूरत है। अच्छा आफिया जी, अभी काफ़ी इस बात का भी जिक्र हो रहा है कि हमें किस तरह से अवेयरनेस फैलानी चाहिए, किस तरह हम बता रहे हैं। हम 2008 में हमने आवाज़ रेस की थी,
मैं एक इनफरादी तौर पर अगर पूछूं, बीइंग एन इंडिविजुअल, मेरा क्या किरदार होना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मैं किस तरीके से अपना पार्ट जरूर प्ले कर सकती हूँ? देखिए, जो इसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी उन पे होती है जिनके पास वसाइल हैं, ठीक, क्योंकि बेदरे के इस्तेमाल तो वही करते हैं। जो बेचारे कई मील दूर से पानी लेकर आते हैं, एक ड्रम पानी अपने कंधे पे लाद के, खासतौर पे औरतें, वो बेदरेग नहीं इस्तेमाल करते, उसको ज़ाया नहीं करते। मैं अभी तकरीबन आधे से ज़्यादा पाकिस्तान बाय बोट आई, बिल्कुल ऐसे जगह जगह हम रुके हैं। जिस जगह पे हम गए हैं, जहाँ कहीं ऑन शोर हम कोई जिन जगहों पे ठहरे हैं, वहाँ पे गाड़ियाँ भी धुल रही होती हैं, वहाँ पे पाइप से भी पानी दिया जा रहा होता है, बेदरेग इस्तेमाल हो रहा होता है, चाहे वो दरिया के किनारे हो, चाहे वो उन इलाके में हो जहाँ पे पानी की कमी है। सो ये इसमें ज़िम्मेदारी उन लोगों पे जो साहिब हैसियत जिनको हम कहते हैं, उन लोगों के ऊपर ज़्यादा है, क्योंकि वो समझते हैं कि भाई ठीक है, अगर वो कम हो रहा है तो हम और ख़रीद लेंगे, क्योंकि उनके पास वसाइल हैं। लेकिन जिनके पास वो ख़रीदने के वसाइल नहीं है, वो कहाँ, हम टैंकर डलवाते हैं ना, बिल्कुल, कितने लोग नहीं डलवा पाते, फिर वो क्या करते हैं फिर, तो ये हमें उस लिहाज से सोचना चाहिए। दूसरा, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है, अगर हम, आपने चूँकि जिस UN की रिपोर्ट का हवाला दिया, उसमें सिर्फ उन्होंने खुशहाली का नहीं कहा, उन्होंने ये भी बताया है, और उसी के साथ लिंक्ड एक और इदारा है जो कि एग्रीकल्चर के ऊपर काम करता है, IFPRI उसका हुआ है, ठीक है, IFPRI, उसने पाकिस्तान में वीट और राइस की कल्टीवेशन को हिट होने का बताया है कि बहुत ज़्यादा कमी आएगी। अभी इस दफ़ा ऑलरेडी हम गंदम की शॉर्टेज, और जो पिछले साल से नज़र आ रहा था कि ऐसा होगा, और हम अपने आप को ब्रेड बास्केट कहते हैं, उसके बावजूद हमें गंदम इंपोर्ट करनी पड़ रही है, बिल्कुल ऐसे ही। तो इतने पहले ही हमारे माली वसाइल बहुत कम हैं, हमारे एक इकोनॉमिक क्राइसिस है, उसमें हम अपनी वो बेसिक खुराक को इम्पोर्ट करने पे जा रहे हैं। तो इसमें भी रीथिंक की, और जो आपके एग्रीकल्चरिस्ट हैं, जो एग्रो इकोनॉमिस्ट हैं, हमारा एग्रीकल्चर मुल्क है और उसमें भी हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें वो बताते हैं कि जो ट्रेडिशनल तरीके थे, ज़रूरी नहीं है कि आगे बढ़ने का नाम बेहतरी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाए, बेहतर प्लानिंग की जाए, और वक्त के साथ अपने आप को बदला जाए, और बड़ा इंपॉर्टेंट है। बदला नहीं जाए, बल्कि पुराने कुछ उन तरीकों पे जाया जाए। पहले हमारी खुराक में मिक्स हुआ था, हम गंदम भी खाते थे, जौ भी खाते थे, मेज़ भी खाते थे, सब चीज़ें खाती थी। आपकी एक क्रॉप के ऊपर टोटल डिपेंडेंस नहीं होती थी आपके मुल्क की। अब आपके एक क्रॉप पे जब डिपेंडेंस है, उसकी शॉर्टफॉल का मतलब है कि आपके पास वो सबके लिए पूरा नहीं होगा। बहुत अच्छी बात थी कि हमें अपनी पुरानी प्रैक्टिसेस की तरफ वापस लौटना होगा। बहुत शुक्रिया, आपने मैम वक्त निकाला, थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज़ आप इंशाल्लाह फिर आपसे वक्त लेंगे, और यहाँ पर छोटा सा वक्फा लेते हैं बहुत ही अहम बात के ऊपर कि हमें खुद से अपनी इनफरादी तौर पर हमारी क्या जिम्मेदारी। सो फिर बाद डू स्टे विद अस। पाकिस्तान में शाज़ेब और हमारे साथ बनाए रखने का बेहद शुक्रिया, क्योंकि अब एक और वैसी खबर है जिसके बारे में हम पिछले हफ्ते भी बात कर चुके हैं। पाकिस्तान में इस वक्त हैज़ा और गैस्ट्रो की बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है। अगर मैं थोड़े से आपसे फैक्ट्स एंड फिगर्स हम शाज़ेब और मैं शेयर करें तो 8 रोज़ के दौरान सूबे के सरकारी अस्पतालों में अगर हम बात करें तो 12,400 से जायद केस रिपोर्ट हुए हैं शाज़ेब, बिल्कुल ऐसे ठीक है। उसके बाद फैसलाबाद से अगर बात करें तो सबसे ज्यादा 3,795 गैस्ट्रो के मरीज रिपोर्ट हुए हैं। अच्छे खासे मरीज हैं, बहुत बड़ा नंबर है ये, बहुत। लाहौर में 1604, बहावलपुर और भक्कर में 1,000 से जायद, ओकाड़ा में 995 और मरीज रिपोर्ट हुए, पंजाब 85, और साथ कितने जो हैं वो 7 लोगों के साथ ये बीमारी जिस तरह फैल रही है, अस्पताल भरते जा रहे हैं और बीमारी बढ़ती जा रही है। लेकिन वजह जो है वो हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है अचानक अस्पतालों में इतना रश लग गया और सारे मरीज आपके हैज़े के और गैस्ट्रो के और इस किस्म की जो मुख्तलिफ बीमारियां इसमें मुब्तला हैं। क्या कोई खाने पीने में प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है, ये समझना बहुत सवाल करने दिल चाह रहा है आपसे। और उस दौरान में सवाल आया कि जब बारिशें होती हैं, पानी जब खड़ा होता है, उस वक्त सुनाए लोगों की बीमारियां होती है, पेट की बीमारियां होती हैं, गैस्ट्रो की प्रॉब्लम होती है। रमज़ान में सब कुछ ठीक रहा
रमजान भी गुजर गया, उसके एक हफ्ते बाद अब जाके ये खबरें बहुत ज्यादा हो रही हैं कि लोगों के अंदर गैस्ट्रो, इसकी क्या वजह? अच्छा, वैसे जो मुझे वजह लग रही है, अभी हम इस पे माहिरीन की जो राय है वो ज़रूर लेंगे। माहिर ग़िज़ाई हमारे साथ होंगी डॉक्टर सहर जावेद चावला साहिबा, लेकिन जो मुझे लग रहा है ना, जो शदीद गर्मी की लपेट में है इस वक्त पाकिस्तान और शदीद गर्मी की लहर आई है, पॉसिबिलिटी है कि उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है कि इस मौसम में लोग मशरूबात का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं और मुख्तलिफ चीज़ें खा पी रहे होते हैं, तो ऐसा हो सकता है ये भी इसका एक जो है वो फैक्टर हो। लेकिन हम इसी पर बात कर लेते हैं। माहिर ग़िज़ाई डॉक्टर सहर जावेद चावला साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जब भी हम मुश्किल में होते हैं हम आपसे रब्ता करते हैं ताकि आप हमें कोई हल बताएं, कोई सॉल्यूशन बताएं और प्रॉब्लम भी बताएं कि ये प्रॉब्लम है क्या। तो ये जो सूरत हाल बिगड़ती जा रही है हैज़े की और गैस्ट्रो के जो प्रॉब्लम्स हैं, इसके केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, अस्पताल भरते जा रहे हैं, क्या वजह है? क्या खाने पीने में कोई प्रॉब्लम है या आखिर शहरी क्यों इतना बीमार हो रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। इतनी इज्जत अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम ट्रूली ऑनर्ड। मैंने पूरी दिल करता है जिंदगी वक्फ कर दूं, बल्कि कर ही दी इस बात की अवेयरनेस में कि हमारी हैबिट्स और हमारी रूटीन की वजह से कॉलरा, हैजा, जब ये बात करती हूँ बड़ी कंट्रोवर्शियल हो जाती है, ऑटिज्म, दिल की बीमारियां, ओबेसिटी, डायबिटीज, हर चीज का जो स्टैट्स देखे वो छत पर लग गया है पिछले इतने कुछ सालों में। कॉलरा आपके पास इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज, और ये मैं जरा बात कर लूंगी कि मिडिल क्लास में भी क्यों, अपर क्लास में भी क्यों, लोअर क्लास में भी क्यों। हमारे पास हमें हर वक्त बाहर बैठ के खाना खाना है। हम अगर हफ्ते में 2-3 बार फैंसी रेस्टोरेंट्स में डाइन इन नहीं करेंगे तो हम कूल नहीं है। आपके पास जो कॉलरा टॉक्सिन है, मैं एक बता दूं, ये आपके पास अगर आपके पास लोग जबरदस्ती मैंने देखा बाहर डाइन इन करते ताकि वो कूल लगे। एनीवेज, अच्छा, आपके पास ये जो है ये काइटिन के ऊपर सरवाइव करता है। आपके पास जो शेलफिश की लेयर होती है ना, उसके ऊपर ये बड़ा स्ट्रॉन्ग तरीके से सरवाइव करता है। हमारे पास जहां पर फिश एलर्जीज टाइम के साथ साथ प्रॉन एलर्जीज, ये मैं अभी अपर मिडिल क्लास और एलीट क्लास की बात करूं कि उनमें केसेस ज्यादा रिपोर्ट होने की रीजन क्या हो सकती है। जहां पे शेलफिश एलर्जीज बहुत कॉमन होने की रीजन ये भी है कि आपने अंडर कुक्ड शेलफिश, अंडर कुक्ड सी फिश का जो कंजम्पशन है वो बहुत ज्यादा कर दिया है। जब आपके पास शेलफिश प्रॉपरली कुक्ड नहीं होती और अगर वो सैनिटाइज्ड प्रॉपर थोड़े से भी कंटेमिनेटेड पानी से आ रही है, तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि उसमें दूसरे टॉक्सिन्स के साथ साथ कॉलरा टॉक्सिन भी ज्यादा हो सकता है। सुशी की तरफ भी थोड़ा इशारा कर रही है वैसे। मैं तो सुशी, आई एम पर्सनली नॉट अ फैन ऑफ सुशी, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दोज हु आर फैन ऑफ सुशी। आई एम नॉट अ फैन ऑफ एनीथिंग दैट इज अंडरकुक्ड। या आई डोंट नो व्हाट्स द फन इन इट। आई डोंट लाइक एनीथिंग दैट इज अंडरकुक्ड। क्योंकि आपने फैशन का जिक्र किया ना, आजकल हम बहुत कूल है में ये बहुत ज्यादा चल रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, साथ-साथ आप बता रही हैं कि हाँ हम कूल नहीं होंगे, अब ये भी बात समझ में आती है, बिल्कुल सही है। 2 सवाल मेरे ज़हन में आ रहे हैं, लेकिन एक सवाल अभी डिस्कशन से रिलेटेड ये कि गांव देहातों में भी हैजा और ये गैस्ट्रो की बीमारियां बहुत तेजी से फैल रही हैं, छोटे बच्चों में भी, छोटे बच्चों में बहुत फैल रही है। वहां पर तो इतना डाइनिंग वाला सिनेरियो नहीं है। क्या वहां पर सफाई का इशू है? क्या वहां पर हाइजीन प्रॉब्लम्स हैं? इस वजह से ये गैस्ट्रो और हैजे का मसला फैल रहा है? बिकॉज टाइफाइड होने की बहुत बड़ी वजह बताते हैं डॉक्टर्स कि भाई आपके कोई ना कोई खाना सही तरह धुला हुआ नहीं था, हाथ आप इसी तरह वॉश नहीं थे, कुछ ना कुछ था, इसकी वजह से आपने इग्नोरेंस की वजह से रिजल्ट आया। जी डॉक्टर साहब। डेफिनेटली आपके पास जो राइस वाटर फील्ड्स होती है ना, जहाँ पे वहां पे देखा जाता है आपके पास कॉलरा ज्यादा रिपोर्ट किया जाता है, क्योंकि वहां पर चावल के भी कंटेमिनेट होने के और चावल वाले पानी के भी कंटेमिनेट होने के, इससे आपके पास चांसेस ज्यादा होते हैं। जो कॉलरा होता है वो ओरल फीकल रूट से ट्रांसमिट होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ सम पर्सन, कोई इंसान इन्फेक्टेड है कॉलरा से, उससे जाकर स्टूल फीसेस पास किया, उसके स्टूल ने, उसके फीसेस ने उस टॉक्सिन को कैरी किया, अब वो किसी ऐसे पानी में जाकर डिस्पोज हुआ है जो कहीं पर जाके ठीक तरह साफ सुथरा नहीं हुआ और वो रिसाइकल हुआ है। ये है ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर आपके पास कॉलरा का, विच इज पैथेटिक। मैं इस मीडियम के थ्रू, चाहे वो अपर क्लास हो, मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास हो, सबको कहना चाहती हूँ वॉशरूम से निकलते वक्त हाथ धोएं। इट इज वन ऑफ द मेजर रीजन आपके पास कॉलरा ट्रांसफर होने का। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, बिकॉज ऑफ दैट टॉयलेट पेपर कल्चर, लोगों ने हाथ धोना छोड़ दिए। आप हाथ क्यों नहीं धोते? यू हैव टू वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली, अच्छे तरीके, जिस तरह से आपके पास मेंशन है कि आप साबुन से, डिसइंफेक्टेंट से हाथ धोएं। एंड और उसके अलावा खाने से पहले जरूर हाथ धोएं। आपको नहीं पता कि आपने हाथ कहाँ पर लगाए और कहाँ पर नहीं लगाए। जब सो के अच्छा, एक तो ये फैक्टर हो गया कि अपनी सफाई का जरूर ख्याल रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन डॉक्टर साहिबा, आपको ये भी लगता है कि अचानक जो केसेस में एक राइज आया है, खासतौर पर 1-2 माह में, इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये मौसम भी है, जो शदीद गर्मी का मौसम है? जी
डेफिनेटली जो आप बात कर रहे थे वो इतना ज्यादा मुझे हिट की, जो स्ट्रीट फूड है, आपके पास मशरूबात है, अभी आपके पास पानी से ज्यादा इसका ट्रांसफर होता है, तो वो जितनी सारी मशरूबात है ऑफ कोर्स उसकी सफाई की उसकी सफाई की कोई गारंटी ले सकते हैं आपके पास ही जितने भी सत्तू। एंड आई डोंट ब्लेम पीपल इन द सेंस के जिन लोगों को ना घरों में इसी का सुकून है ना बाहर, अब उन्होंने बेचारों ने रेडियो पे खड़े होकर सत्तू और ये सारी चीजें पीनी है ना, तो वो उसकी वजह से भी इन्फेक्शन। तो आप जितना हो सकता है ट्राई टू कैरी योर ड्रिंक्स विद योरसेल्फ, अपनी ड्रिंक्स अपने साथ कैरी करें। लेमन जूस आपके पास, कोकोनट वाटर आपके पास, ये जो आप कोशिश करें कि अपने पास अपनी चीजें कैरी करें। और वीट जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, इतना महंगा नहीं होता, वीट ग्रास जूस पाउडर का खूब इस्तेमाल करें। उसमें 17 के 17 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, जिस्म को एनर्जाइज रखेंगे, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम होता है, ताकि अपने पास अपनी ड्रिंक्स बनाकर रखें, अपनी बॉटल्स बनाकर रखें। प्लीज बाहर से किसी चीज का इस्तेमाल। दो सवाल आ रहे हैं जहन में। एक तो ये कि जो फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल्स आते हैं, मैंने एक उस वीडियो देखी थी सोशल मीडिया पे, और उसमें ये था कि एक जगह दिखाया जा रहा था कि बाकायदा ब्रशेस से उनको अपने वेजीज को और क्या कहते हैं फ्रूट्स को धोया जा रहा था। तो उसके बाद से मैं घर में जब भी मेरे हाथ में फ्रूट्स या कुछ भी आता तो मैं उनको बाकायदा लगा के वॉशिंग लिक्विड लगाकर उसके उनको धोती ज़रूर हूँ। तो एक तो ये चीज़ ज़रा मुझे बताइएगा कि क्या ये हमने करना चाहिए, क्या ये ठीक है? इस पर माया, आपको याद हो हमने पहले भी एक छोटा सा सेगमेंट किया था कुछ महीने पहले कि आपको पूरा हमने प्रोटोकॉल डिस्कस किया था फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को वॉश करने का। वो जो तरीका आपने उसको प्रॉपर उस तरीके से वॉश करना है, आपने नहीं खाना है उसके बगैर। आई कैन नॉट एब्जॉर्ब द कॉन्सेप्ट कि आप बगैर धोए कोई फल या कोई सब्जी कैसे खा सकते हैं। और प्लीज बाहर कम से कम खाएं, तो थोड़ा कोशिश करें बाहर कम से कम खाने की। और एक अपनी गट हेल्थ का बहुत ज्यादा ख्याल करें। आपको पता है ये जो इन्फेक्शंस होती हैं इनको कैसे मौका मिलता है हमारी आंत में पहुंचने का। अगर आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कॉलरा टॉक्सिन पढ़ें तो वो आपकी आंत में जाके वहां पे जाके रिसेप्टर्स के साथ अटैच होता है। अगर मेरे स्टमक में तेजाब इतना अच्छा बन रहा है, स्टमक का पीएच बहुत एसिडिक होना चाहिए, इतना अच्छा बन रहा है, अप्रोप्रिएट बन रहा है, तो वो हर टॉक्सिन को डिस्ट्रॉय करेगा। जब मेरी फूड पाइप से मेरे स्टमक में खाना आएगा वो आंत में नहीं पहुंचेगा। अपनी गट हेल्थ का बहुत ज्यादा ख्याल करें, मेक श्योर कि आपकी गट हेल्थ बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। डॉक्टर साहबा, दो सवाल आपसे करने की बात कर रही हूँ, बस इसलिए बहुत जरूरी हूँ कि ठंडे पानी का बताइएगा। क्या ठंडे पानी जो है वो गैस्ट्रो और क्या कहते हैं हैजा में खराबी में हाँ कोई किरदार, नेगेटिव किरदार तो नहीं अदा करता? दूसरा सवाल ये है, साथ में आप इसका जवाब दे दीजिएगा। दूसरा सवाल ये कि मैं भूल गई, आप इसका जवाब दे तो फिर मैं सोचती हूँ। जी अच्छा, मैं आयुर्वेदा की ना माया बहुत फर्म बिलीवर हूँ। और जो आयुर्वेदा आपके पास वो ठंडे पानी के, और मैं उसको पढ़ती हूँ, इट्स ब्यूटीफुल। अच्छा, वो आपके पास ठंडे पानी के इस्तेमाल को सपोर्ट नहीं करती है। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना उसका आयुर्वेदा में जो टेम्परेचर है वो गर्म होता है, वो गर्म से गर्म चीज के साथ सिंक्रोनाइज करता है। जब आप नॉर्मल अमाउंट टेम्परेचर का पानी पीते हैं, जब आप गर्म पानी पीते हैं, वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, उसकी सर्कुलेशन के लिए, उसकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। हमने हीट स्ट्रेस पर जब बात की थी, हमने तब भी बात की थी रेफ्रिजरेटेड पानी ना पिए, वो एक्चुअली जिस्म के अंदर हीट स्ट्रेस बढ़ाता है। जो भी चीज जिस्म के अंदर हीट स्ट्रेस बढ़ाएगी वो आपकी गट हेल्थ को डिस्टर्ब करेगी। वो एक बड़ा फेमस स्लोगन है, मैं उसको कॉपी करके अक्सर कहती होती हूँ, मैंने अपना बनाया हुआ है, गट स्ट्रॉन्ग तो मैं स्ट्रॉन्ग। एक्चुअली आपकी 95% इम्यूनिटी आपके, हाँ वो उसको कॉपी किया मैंने, आपकी 95% इम्यूनिटी आपके गट से आती है। तो अगर आप वो सारी चीजें खाएंगे जो आपके गट को स्ट्रांग रखेगी तो आप स्ट्रांग रहेंगे। और गर्मियों में जरा अपनी कैलोरीज कम रखा करें, पानी ज्यादा, पानी वाले फल ज्यादा, अच्छा। पानी वाली सब्जियां ज्यादा, ड्रिंक ज्यादा, कैलोरीज पानी वाले फल ज्यादा, पानी वाले वो ज्यादा इस्तेमाल करें। डॉक्टर साहब, एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपसे थोड़ा समझना चाह रहा हूँ कि बच्चों के बारे में खासतौर पर कहा जाता है कि वो जितना गंद में रहेंगे, जितना मट्टी में रहेंगे, उनकी इम्यूनिटी ज्यादा बढ़ेगी। क्या ये कॉन्सेप्ट ठीक है बच्चों को? क्योंकि आजकल मैं इसलिए बच्चों के वाले से बात कर रहा हूँ कि ज़्यादा उनका एक्सपोजर ज़्यादा होता है मट्टी में, नीचे वो क्रॉल भी कर रहे होते हैं, चल भी रहे होते हैं, बीमारियां भी उसमें बढ़ रही होती हैं। क्या आप समझती हैं कि बच्चों को ऐसे छोड़ना ठीक है या बहुत ज़्यादा उनकी हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए? अच्छा, ये इस पे एक बड़ा मजे की इसकी टर्म होती है, वो मैंने पढ़ी थी, मेरे जेहन से निकल गई है, सॉइल प्रोबायोटिक्स या सॉइल माइक्रोबायोम समथिंग। ये बात सच है। अगर बच्चों को आप आउटडोर एक हद तक, ये नहीं कि आपने अपने बच्चों को गंदा छोड़ दिया, आके उनको नहला भी नहीं रहे हैं। अगर आप बच्चों को आप भेजिए 9 बजे गेट से बाहर और उसको शाम 6 बजे अंदर लेंगे आप, जाओ अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग ये नहीं करना।
लेकिन अपने बच्चों को वाकई छुई मुई ना बनाएं, उनको बाहर निकलने दें। जब आप उनको आउटडोर गेम्स करने देते हैं, सॉइल बेस्ड गेम्स करने देते हैं, वाकई उनके जिस्म में जो प्रोबायोटिक्स है वो बेटर होते हैं। लेकिन वो तब होते हैं जब आप घर में भी उनकी न्यूट्रिशनल हाइजीन का ख्याल रखते हैं। ये नहीं कि बच्चे को फ्लेवर्ड मिल्क और फ्लेवर्ड योगर्ट पकड़ा दिया कि ये लो पकड़ो ये पियो और बाहर जाके मिट्टी में खेलो, और आके मतलब आपने उनकी हाइजीन का भी ख्याल करना है, लेकिन अपने बच्चों को रफ एंड टफ बनाएं, उससे वाकई उनका गट और इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। मिट्टी में खेलने रफ एंड टफ बनाएं। ये सुन लें डॉक्टर साहिबा की बात। माया को कुछ और सवाल भी आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें छोटी सी ब्रेक भी लेनी है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया, हमारी सॉल्यूशन जो हमें बताएं आपने प्रॉब्लम के, उसके लिए वी आर वेरी थैंकफुल टू यू। यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सबसे पाकिस्तान में एक बार फिर हमारे साथ रहने का बेहद शुक्रिया। आप बराह रास्ते में देख रहे हैं 2 न्यूज़ पर, और शाज़िया पर माया आपका इंतजार इसलिए बहुत बेचैनी से और बेताबी से कर रहे थे बिकॉज अब हमारे लिए एक बहुत ही, मैं समझती हूँ हमारे लिए एक फ़ख्र का मोमेंट है, एक ऐसा लम्हा जिस पर हमें बहुत गर्व है और ऐसे एक्टर और ऐसी फिल्म जो बनाई गई और वो पाकिस्तान में जो है वो पाबंदी का शिकार जावेद इकबाल, उसके बारे में बात करें जिसके बारे में हमने आपको बताया भी था पहले कि यूके फिल्म फेस्टिवल में 2 अवार्ड्स माशाल्लाह से इस मूवी ने जो है मतलब इस फिल्म के पाकिस्तान सिनेमाओं में तो दरवाजे बंद रहे, लेकिन हमने देखा कि यूके जो फिल्म फेस्टिवल हुआ है उसमें इसने 2 अवार्ड्स हासिल कर लिए हैं। और वो 2 अवार्ड जो हैं जिस तरह से बताया जा रहा है कि यासिर हुसैन को बेहतरीन अदाकार का अवार्ड मिला है और साथ में बेहतरीन हिदायतकार का अवार्ड भी इसी फिल्म को मिला है। तो ये तो वैसे जाहिर है, तो मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं मूवी देखने जाता हूं। यासिर एक बेहतरीन अदाकार हैं, उसमें इतने माशाल्लाह वो शदीद टैलेंटेड इंसान है, वैसे तो है ही बहुत प्यारे, लेकिन और मोहब्बत से बहुत मिलते हैं, लेकिन जो उनका फ़न है, जो उनका टैलेंट है, जो उनका जुनून है, वो इस फिल्म में एक और जो है वो मैं कहूँगी अपग्रेडेड वर्जन के साथ वो नज़र आया है। साथ साथ जब उनको वो अवार्ड दिए गए, जो उनका डायरेक्टर वाला था वो भी उनके साथ वो नहीं थे फिल्म फेस्टिवल में, तो उन्होंने रिसीव किया था। और मुझे बड़ा क्यूट लगा लम्हा जब यासिर ने कहा कि आई एम श्योर माय डायरेक्टर वांट्स टू थैंक मी, सो इट वाज वेरी क्यूट। द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ सीरियल किलर, यानी कि जावेद इकबाल जिन पर ये फिल्म बनाई गई है, और इसमें यासिर हुसैन ये किरदार निभा रहे हैं और बेहतरीन निभाया उन्होंने ये किरदार, इसी वजह से उनको बेहतरीन अदाकार का अवार्ड भी मिला है। तो उनसे हम गुफ्तगू करेंगे, उनसे बात करें कैसा एक्सपीरियंस रहा फिल्म फेस्टिवल में। और पे ज़ाहिर बात है आपके अपने मुल्क में वो फिल्म नहीं लग सकी तो उसका एक दुख भी होता है, तो हम चाहते हैं कि हम उनसे डिटेल में आज बात करें। प्लीज। तो यासिर हुसैन आपको खुशामदीद कहेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में, उम्मीद है आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। जावेद इकबाल को अब 2 अवार्ड्स मिले हैं, सबसे पहले तो इसमें आपको मुबारकबाद पेश करते हैं, और पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन भी हो रहा है और पाकिस्तानी फिल्म्स को सराहा जा रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन साथ में ये बताएगा कि एशियन फिल्म फेस्टिवल की खासतौर पर बात करें तो इसके मुकाबले में और कितनी फिल्म्स थी? बड़ी खुशी की बात है कि पाकिस्तानी फिल्म जावेद इकबाल यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड जीती है। मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है और मेरे डायरेक्टर को अबू अलैया साहब को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। तो बहुत सारे कंट्रीज थे, एशिया के जितने ममालिक हैं, इंडिया था, उसके अलावा बांग्लादेशी मूवीज़ थी, उसके अलावा मलेशियन सिनेमा था, और भी बहुत सारी कंट्रीज थे, तकरीबन 12-15 ममालिक से फिल्में आई हुई थी। भूटान था, ब्रिटिश मूवीज़ थी, इंडियन तो काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ थी। तो इन सब मूवीज़ में से इस तरह के अवार्ड्स लेकर आना, ये तमाम ममालिक बहुत अच्छा काम करते हैं। इनका सिनेमा, अभी भूटानी एक फिल्म को ऑस्कर भी मिला है। तो ये सारे अच्छा सिनेमा बनाने वाले लोग हैं, और यहाँ पे हमें इस तरह के अवार्ड्स मिलना ये काफी अच्छी बात है। ऑफ कोर्स वी लव योर वर्क, वी लव योर एक्टिंग, गॉड ब्लेस यू वंस अगेन, कांग्रेचुलेशंस। लेकिन वही वाली बात है माशाल्लाह से कि अब तो गैर मुल्की भी जो है वो हमारी फिल्म्स के, हमारे एक्टर्स के जो है वो फैन हो गए। डू यू थिंक कि क्या अब इसके बाद जितने भी फॉरेनर्स हैं वो भी हमारी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ जो है उनका फोकस होगा, वो और मजीद उस पर जो है वो उनको क्या कहेंगे कि उनकी नज़र होगी, रुझान बढ़ेगा? जी बिल्कुल बढ़ेगा। मुझे कल ही 2-3 डायरेक्टर्स ने कांटेक्ट किया, वहाँ से एक ब्रिटिश इंडियन डायरेक्टर थी और उसके अलावा जो भूटानी डायरेक्टर्स थी।
और वो लोग बड़ा पसंद करते हैं पाकिस्तानी काम को और पाकिस्तानी एक्टर्स को, और वो बहुत ख्वाहिश रखते थे पाकिस्तानी एक्टर्स के साथ काम करने की। तो आई थिंक हमारा इमेज बदलेगा इससे। और पहले भी पास्ट में पाकिस्तानी सिंगर्स ने बड़ा नाम रोशन किया पाकिस्तान का, चाहे वो नुसरत फ़तेह अली खान साहब हों या राहत फ़तेह अली खान साहब हों या आतिफ असलम हों, और इन लोगों ने शफ़क़त अमानत अली साहब हों, इन्होंने बड़ा नाम रोशन किया, और इनके बुज़ुर्गों ने तो और भी ज़्यादा। तो मेरे ख्याल में तो ये बड़ी अच्छी बात है। पाकिस्तान को इस तरह के फेस्टिवल्स का हिस्सा बनना चाहिए, मगर पाकिस्तान में भी इस तरह की फ़िल्में बननी चाहिए। कमर्शियल सिनेमा बहुत ज़रूरी है फ़िल्म के लिए, सिनेमा के लिए, लेकिन आर्ट मूवीज़ भी उतनी ही ज़रूरी हैं सिनेमा के लिए और आर्ट के लिए। ये ज़रूर होना चाहिए इस तरह की फिल्मों को बैन अब तो यासिर करने का हुसैन हम कल्चर ज़्यादा देख रहे हैं कि ये रुझान बढ़ता जा रहा है कि अब आर्ट मूवीज़ की तरफ लोग ज़्यादा जा रहे हैं, ज़्यादा देखते हैं, पसंद करते हैं इवन। और ख़ास तौर पर टैलेंट की जब हम बात करते हैं, अदाकार जो हैं उनकी बात करते हैं, तो उनको सपोर्ट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मुझे ये बताइएगा, जिस तरीके से आपको ये अवार्ड मिला है, आपकी फ़िल्म को ये अवार्ड मिला है, क्या इसके बाद आसपास से आपको कुछ, जैसे कि आप जिक्र भी कर रहे हैं, ऑफ़र्स भी आई हैं, कुछ मज़ीद ऑफ़र्स भी आई हैं और आप उनको कुछ कंसिडर भी कर रहे हैं? देखें, पड़ोसी मुल्क में जाके तो हमारे बहुत सारे एक्टर्स, फवाद हों, चाहे माहिरा हों, सबा हों, इन सब ने, सज्जल ने, सब ने काम किया है और बहुत अच्छा काम किया है। और भी मुल्कों में जाके हमें काम करना चाहिए। सारे मुल्क बहुत अच्छा सिनेमा बनाते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम सिर्फ बॉलीवुड देख के बड़े हुए, तो हमें लगता है सिर्फ हमारे पड़ोस में ही काम हो रहा है, बाकी तमाम जगहों पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। अब जब से ये सब टाइटल आया है तो ये सारी बाउंड्रीज खत्म हो गई हैं, जो हमारे लैंग्वेज के बैरियर्स हैं वो खत्म हो गए हैं। तो बिल्कुल हमें करना चाहिए, और बिल्कुल मेरी बात चल रही है। अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा इंशाल्लाह फ्यूचर में। और बट मेरी प्रायोरिटी यही है कि मैं पाकिस्तान में काम करूं और बेहतर से बेहतर काम करूं। यासिर, एक बड़ी डिबेट चल रही है, आपके जाने से पहले भी शुरू हो चुकी थी जब आप निकल रहे थे। ऑब्वियसली वी कीप अ ट्रैक ऑफ यू के क्या कर रहे हैं आप, लेकिन ये जो डॉक्टर स्ट्रेंज के आने से कि पाकिस्तानी फिल्मों को बड़ा नुकसान पहुंचा है, पिछले दिनों भी ये बात चल रही थी, उस पर एहतजाज भी किया जा रहा था कि जी पाकिस्तानी फिल्मों को इस मूवी या इस तरह की बाहर की मूवीज़ अगर लगानी थी तो भाई हम फिल्में ना बनाएं। ज़ाहिर दीगर और भी डायरेक्टर्स खफा हैं, नाराज़गी हैं, तो आपको क्या लगता है इसकी वजह से पाकिस्तानी हिदायतकारों को जो है वो नुकसान हो रहा है? व्हाट डू यू थिंक? डॉक्टर स्ट्रेंज जैसी मूवी तो पाकिस्तान अगले 100 साल में भी नहीं बना सकता, जो उसका बजट है। सबसे मेन बात वही है। हम क्रिएटिवली शायद वहां तक पहुंच भी जाएं, तो हमें बजट ही इजाज़त नहीं देता कि हम उस तरह का कोई काम कर सकें। मैं भी जब वो भूटानी डायरेक्टर की स्पीच सुन रहा था, तो उसमें एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने की कि जब कोविड आया तो जो वहाँ के बादशाह हैं भूटान के, उन्होंने बहुत सारी मूवीज़ जो है वो जो बन चुकी थी और लग नहीं पा रही थी, वो ख़रीद ली, और उनके गवर्नमेंट का जो चैनल है, जैसे हमारा PTV है, उस पर उन्होंने चलाई वो फिल्म, ताकि उन डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स को नुकसान ना हो जिन्होंने इतनी मेहनत से ये फिल्म बनाई है। मगर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमने एक फिल्म बनाई जावेद इकबाल, जिस प्रोड्यूसर ने उस पर पैसे लगाए उसको तो कुछ भी नहीं मिला। इस फेस्टिवल से कोई पैसे नहीं मिलते। पैसे तो आपको तब मिलेंगे जब वो सिनेमा पे रिलीज होगी। तो उस फिल्म की रिलीज को रोक दिया गया। सरमद खुसट ने मूवीज बनाई, उनकी रिलीज को रोक दिया गया। तो इस तरह तो कभी भी पाकिस्तानी सिनेमा आगे नहीं आ सकता। डॉक्टर स्ट्रेंज एक बहुत अच्छी मूवी है। जो पाकिस्तानी मूवीज चल रही थी वो भी हाउसफुल चल रही थी। अगर डॉक्टर स्ट्रेंज को हम एक हफ्ता और रोक लेते तो हमारे प्रोड्यूसर्स अपने पैसे रिकवर कर लेते। शायद इतनी सी बात है जो शायद ठीक से कही नहीं जा रही। मगर मेरा एक और सवाल ये है कि मेरी फिल्म जावेद इकबाल को मैं प्रमोट करना चाहता था, एंड वी डिडंट हैव द मनी। हमारे पास वो बजट्स नहीं थे कि हम उसको प्रमोट कर सकें आराम से। तो हमने कुछ TV चैनल्स को कांटेक्ट किया कि हमें आपके शोज़ में आना है, बहुत बड़े जो मशहूर मॉर्निंग शोज़ हैं उनमें। लेकिन उन चैनल्स ने कहा कि ये हमारी फिल्म नहीं है तो हम इसे प्रमोट नहीं कर सकते। तो ये बड़ी सैड बात है। हमें फिल्म इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहिए, चाहे वो किसी चैनल की भी फिल्म हो। दूसरे चैनल को चाहिए कि उस फिल्म को जरूर प्रमोट करें, इससे फिल्म इंडस्ट्री प्रमोट होगी। अगर हम TV की तरह अपने अपने अवार्ड्स करने लगेंगे और हम अपनी अपनी फिल्में बनाने लगेंगे तो फिल्म इंडस्ट्री कभी आगे नहीं जाएगी। गवर्नमेंट को चाहिए कि सब्सिडी दें, गवर्नमेंट को चाहिए कि सिनेमा के जो मालिकान हैं उनकी हेल्प करें। अगर फिल्म नहीं बन रही या फिल्म नहीं चल पा रही है तो सिनेमा मालिकान का इसमें कोई कसूर नहीं है, वो भी ठीक है बिल्कुल। और हमें फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट करना इस वक्त बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब फिल्में अच्छी बन रही हैं, लेकिन ज़ाहिर है जब सिनेमाज में लगेंगी तो उसको देखा जाएगा तो वो प्रमोट होंगी। लेकिन साथ में ये ज़रूर बताइएगा यासिर, जिस तरीके से ये मुतालबा किया जा रहा था कि बैनुल अक़वामी जो फिल्में हैं
उस पर पाबंदी लगा दी जाए, तो पाबंदी अगर लगती है सिर्फ तभी मुमकिन हो सकेगी बहाली हमारी फिल्म इंडस्ट्री की? मेरा नहीं ख्याल कि हमें इंटरनेशनल मूवीज को बैन करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किसी भी मूवी को बैन नहीं होना चाहिए। देखें, अगर डॉक्टर स्ट्रेंज आई थी, वो एक हफ्ता अगर वेट कर लेते तो शायद पाकिस्तानी सिनेमा को नुकसान ना होता, पाकिस्तानी प्रोड्यूसर को नुकसान ना होता। डॉक्टर स्ट्रेंज का मुकाबला आप किसी भी पाकिस्तानी फिल्म से नहीं कर सकते। डॉक्टर स्ट्रेंज का जो एक सीन है वो हमारी सारी मूवीज जितनी रिलीज हुई थी तो उन सबका बजट मिला के उसे एक सीन का बजट होगा, तो मुकाबले की कोई गुंजाइश बचती नहीं है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं ईरानी सिनेमा की मिसाल देते हैं ऐसे मौके पे, व्यूअर्स भी और जो हमारे सोशल मीडिया पे लोग हैं वो ये मिसाल देते हैं कि जी ईरानी सिनेमा में तो इतने पैसे नहीं लगे होते, वो कैसे अच्छी होती है। मैं पूछना चाहता हूँ कितने लोग हैं जो ईरानी सिनेमा देखते हैं? आप सिनेमा में जाके कभी भी ईरानी फिल्म नहीं देखना चाहेंगे, आप डॉक्टर स्ट्रेंज और मार्वल की और इस तरह की मूवीज ही देखना चाहेंगे, क्योंकि आपको एक आंखों के लिए एक ट्रीट चाहिए, आपको एक बड़ी स्क्रीन पे बहुत ज्यादा कुछ होता हुआ नजर आना चाहिए। तो अब चीज़ें बहुत बदल गई हैं, और जब हम इस तरह का सिनेमा बनाते हैं, जैसे कि सरमद खुसट ने एक फिल्म बनाई, जैसे कि अबू लेहा ने एक फिल्म बनाई, तो उसको बैन कर दिया जाता है। तो हम ईरानी सिनेमा को भी कम्पीट नहीं कर पाएंगे कभी इस तरह से, क्योंकि हमारी फिल्म लोग देखना चाहते हैं। मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ, लोग पूछ रहे हैं कि कब रिलीज होगी, हम कैसे देख सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप आते हैं बहुत ज़्यादा। तो जाहिर है वो कैसे देखेंगे। यहाँ बहुत से पाकिस्तानी आए, यहाँ मुझे खुशी ये थी कि बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स ने हमारी मूवी को देखा और उन्होंने तारीफ की, उन्होंने सिनेमाटोग्राफी की तारीफ की, उन्होंने एक्टिंग की तारीफ की, उन्होंने राइटिंग की तारीफ की, डायरेक्शन की तारीफ की। और अवार्ड मिलने से ये बात साबित होती है कि इतने ज़्यादा ममालिक में से हमें ये 2 बड़े अवार्ड्स मिले हैं, बेस्ट एक्टर और बेस्ट डायरेक्टर। तो इसका मतलब है कि फिल्म में दम था। आई थिंक पाकिस्तान में ये अवार्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है दोनों, बेस्ट डायरेक्टर का और बेस्ट एक्टर का भी। ब्रावो ब्रावो, जबरदस्त भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। मेनी मोर टू कम इंशाल्लाह, यासिर एंड द एंटायर टीम। बस आप वापस पाकिस्तान आए, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात भी होती है। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल और कामयाबों के साथ आगे बढ़ते रहिए। पाकिस्तानी सिनेमा, पाकिस्तानी टैलेंट को सबसे पहले अपने लोगों में सबसे पहले पाकिस्तान, सब वाकई में, हाँ सबसे पहले पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान है। पाकिस्तान एक दूसरे को अगर सपोर्ट नहीं करेंगे हम तो कौन करेगा? बाहर वाले तो करेंगे, लेकिन अपनी कदर जरूरी है। रखिएगा अपना ख्याल, शाहजेब को, माया को दीजिएगा कल इजाजत, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।